कोई आपको अली बुला रहा है, अब्दुल्ला बुला रहा है, लोग मुझे अली भाई बुला रहे हैं, मेरे अब्बू भी मुझे अली भाई बोलते हैं। अब घर वालों का क्या रिएक्शन है? कर दूं अभी भी कोई ऐसा कोई सही है कि हम तो कहने छोड़ दिया, अब तो नहीं हम कहते हैं इनको भाई, बड़े हो गए बेटा एक काम करो हमें कहीं छोड़ के आ जाओ। अरे कहाँ छोड़ के आ जाओ, जॉब करता था तो ताबिश भाई मेरे बॉस थे। ताबिश भाई ने उस जमाने में मुझे ये ऑफर भी दी थी कि यार तुम एज अ राइटर हंसना मना में आ जाओ। मैंने कहा ताबिश भाई नहीं यार मैं थोड़ा सा अपना सीन कुछ करना चाहता हूँ। और अब जब आपने ये बात बोल दी तो अब उन्होंने बोला कि अब सब देख रहे हैं करो भाई। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, तो कुछ हो भी नहीं रहा। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को जब आपको उठाना होता है ना तो हालात भी कुछ ऐसे होने शुरू हो जाते हैं कि आप एक्चुअली थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाते हैं उस वक्त, ताकि वो जिंदगी और कुदरत आपको हिला रही होती है कि मेक सम डिसीजंस। हाफिज होना आपके काम को किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है? मुसलमान होना या दीनदार होना मुझे लगता है इट्स अ लाइफ स्टाइल। हम जो काम कर रहे हैं मुझे लगता है उसकी विंडो है। हमारे यहाँ जो है ना वो लोग कहते हैं कि भाई हिफ्ज जो है वो करना चाहिए, बट मुझे अब ऐसा लगता है हिफ्ज करने के बाद उससे ज्यादा बेहतर ये होता है कि अगर मैं समझ के पढ़ लेता। यू आर सेइंग लेट मैरिज नहीं करनी चाहिए? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से भी जी और मैं अभी भी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। मतलब मुझे मजा आ रहा है मैरिड लाइफ के बाद भी। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में नहीं है जहाँ पे आपको हीरो नहीं समझा जाता या आपको हीरोइन नहीं समझा जाता तो फिर मुश्किल हो जाएगी यार, आप उनके लिए एक साइड कैरेक्टर ही हो। अल्लाह ताला से कैसी रिलेशनशिप है आपकी? आई वॉज 5 जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी, फिर मेरे फादर ने दूसरी शादी की। बीच के टाइम पे मैं अल्लाह पाक से बड़ा नाराज हो गया था, मैं अपनी अम्मा को बड़ा मिस करता था। मैंने गुस्से में नमाजें पढ़ना छोड़ दी थी, लाइफ जो थी वो मेरे इर्द गिर्द वर्क अराउंड नहीं करती थी। फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं ये जंग नहीं जीत सकता, हार जाऊंगा, और मैं हारता चला जा रहा था। और फिर मैंने अल्लाह पाक के साथ अपने ताल्लुकात जो है मैंने रिलेशनशिप अपना फिक्स किया। स्कूल में लोग मजाक उड़ाते थे आपका? देखिए मेरी जबान का हल्का सा एक लिप्स का मसला है तो मैंने बहुत सुना है, मगर मैंने कभी भी इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कमेंट्स में भी लिख देते हैं और जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे अब मैंने उनको ऑडियंस में बैठे हुए देखा अपने सामने। जो सीन है जिसमें मायरा खान आपके हाथ पे काटनी है तो मैंने खाने वाले को बोला कि यार नमाज पढ़ के आ रहा हूँ तो उसके बाद खाऊंगा। जब मैं वापस आया तो मेरा सेटअप शुरू हो चुका है। मायरा खान और फहद भाई जो है अब वो सीन के लिए जा रहे हैं, ये वाला सीन है। पूरे सेट के ऊपर ये बात हो गई भाई इन्होंने अब जावेद शेख हुई किसने खाना नहीं खाया। आप सब बोले इसने नहीं खाया और मैं बोला हाँ यार मैं सब वो बड़ा मसला नहीं है, लेकिन नहीं फातिमा का नहीं भाई पहले अली खाना खाएगा उसके बाद हम करेंगे, खाना लाओ। अब खाना आ गया, अब वो मैंने खाया पेट भरी, अब सब बैठे खाओ खाओ यार हल्ली से खाओ। फिर मैंने फात भाई को बोला फात भाई नहीं खाया जा रहा, लेकिन तुझे देख के समझ में आ गया था कि बच्चे नहीं खाए। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशा मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं उनको आप सब लोग जानते हैं, उनकी वीडियोस आपकी फीड पे कभी आज कभी कल कहीं ना कहीं ज़रूर आती होंगी और आजकल तो हम उनको आग लगी बस्ती में देख रहे हैं। मैंने तो देख लिया, आई होप आप लोगों ने भी देखी हो और इन्जॉय किया उनका रोल। ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, अब तो एक्टर भी हैं और IT ग्रेजुएट हैं, उसके बाद MBA किया, कॉर्पोरेट में थोड़ा टाइम गुजारा और फिर वो कॉमेडी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अली अब्दुल्ला मेरे साथ हैं आज। वेरी एक्साइटेड टू हैव हिम हियर एंड फाइंड आउट अबाउट हिज जर्नी। और फ्यूशा कुछ आपको भी उनका एक नया पहलू दिखाएगा, होप कर रहे हैं। तो मिलते हैं और कुछ उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं राबिया आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और हलीम हमारे साथ मौजूद है बिल्कुल कराची हलीम का हलीम, बिल्कुल यस, और चाय भी मौजूद है। परफेक्ट, तो महफिल कंप्लीट है। बिल्कुल बिल्कुल महफिल कंप्लीट है और अब आपकी मजे की बातों से और ज़बरदस्त हो जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे उसको। क्या ही बात है, क्या तो ही बात ये है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जब मैंने आपसे कल फोन पे बात की तो क्या आपकी आवाज फोन पे भी वैसी है जैसी आपकी अली ने ये बोला। अच्छा अली बोलूं ना आपको? हाँ या अब्दुल्ला बोलूं, क्या बुलाते हैं? लेकिन नाम तो मेरे और भी ज्यादा है। क्या है नाम? अली अब्दुल्ला हसन खान दुरानी, ये बहुत सारे लोगों के नाम जो है। आप मेरे उर्दू नाम स्पीकिंग है? हाँ मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। हाँ, तो इसलिए 2 नाम उनके होते हैं यूजुअली। नहीं नहीं, मेरी इतना लंबा क्या, एक ही नाम है ये? असल में मैं अपनी फैमिली का पहला बच्चा था, ठीक है, पहला लड़का था इनफैक्ट। सही। तो मेरी फैमिली इतनी एक्साइटेड हो गई कि जिसके मुंह में जो नाम आया उन्होंने रख दिया। मेरे वालिद साहब भी जो थे वो भी उनका फैमिली में काफ़ी फ्लेक्स बन गया था कि उन्होंने भजन एक लॉयन किंग की था, एक बच्चा जो है लड़का ले आए हैं वो, तो उन्होंने भी किसी को मना नहीं किया। सही है, हाँ। तो अली अब्दुल्ला हसन फिर खान फिर दुरानी, बेसिकली हम लोग हैं तो पख्तून, बट हम लोग सेटल्ड इस तरह से हो चुके हैं कि अब वो सब मिक्स हो चुका है। अब हम कराची वाले हो गए। दैट्स गुड। लेकिन वो तो कोई आपको अली बुला रहा है, कोई आपको अब्दुल्ला बुला रहा है, कोई आपको खान बुला रहा है, राइट? लोग मुझे अली भाई बुला रहे हैं। मसला सबसे बड़ा ये है, मुझे नहीं पता चला कि मैं अली भाई कब हो गया। मेरे अब्बू भी मुझे अली भाई बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी वियर्ड, मगर हर बंदा मुझे पता नहीं कैसे मैं अली भाई हो गया हूँ। आप इंस्टाग्राम पे मुझे जो DM आता है उसके अंदर ही होता है अली भाई सीन ये है, अली भाई सीन ये। अब तो आप क्या कहलवाना चाहते हैं? आप दे दें अपनी मर्जी का नाम। मैं अली भाई पता नहीं मैं बन चुका हूँ, मैंने इसको अज्यूम कर लिया इस रोल को। आप ये बोल सकते हैं मैं जेन जी का भाई हूँ।
ये भी हो सकता है, इसको हाँ। इसमें भी डाल लें, फिर इसमें जेन ये- अल्फा भी तो डालें। हाँ जेन अल्फा वही ना, आने वाली जेन जी एंड ऑल द वंस टू फॉलो। अच्छा, अब मेरी शादी हो चुकी है तो अब मैं एक्चुअली इसको और सिमेंट कर चुका हूँ इस बात को कि हाँ आई एम अली भाई, भाई मैं भाई। तो वो शादी के ठप्पे ने भाई को ज्यादा और strong किया। पक्का कर दिया उसने ठीक है, उसको। तो अली ने बड़े मजे की बात बोली कि आई वाज रियली सरप्राइज्ड दैट अली सेड आपकी आवाज, मुझे 2 मिनट लगे ये जुमला समझने के लिए, मैंने सही सुना है? मेरी आवाज कैसी होनी चाहिए थी, मेरी आवाज व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग कि मेरी आवाज वैसी है जैसी होती है? एक्चुअली मैंने लोगों की 2 आवाज़ें सुनी हुई हैं, ओके स्पेशली खवातीन की होती हैं 2-3 आवाज़ें। एक घर के अंदर एक घर के एक बाहर, घर के अंदर, घर के तो मैं बाहर। घर के बाहर बात कर रही थी तो वही थी। तो और मैंने वैसे भी अभी थोड़ा देखा है कि यार कि वो जैसी कैमरा जब ऑन होता है तो वो उसमें एक अलग आवाज़ होती है, लड़कों की भी और ख़वातीन की भी, और वैसे जो होती है बिल्कुल एक अलग आवाज़ आती है। तो ये मैं पहले मैं थोड़ा शौक में आता था, बट लेकिन आपकी आवाज़ सेम है। थैंक यू, आपकी भी आवाज सेम है, सो वी आर Yes. ओरिजिनल्स। बिल्कुल। अच्छा, लोग अज्यूम करते हैं कि मेरी आवाज़ में आवाज़ बना के बोलता हूँ, क्यों भाई? पता नहीं क्यों। बहुत से लोगों को बोले यार आप तो वैसे ही बोल रहे हो यार। क्या करूं मैं भाई? कैसे, क्या करूँ मैं? क्या करूं? अब आपके लिए मैं स्टाइल से बात करूं। मतलब है ये। ओके, सो कराची में पले बढ़े हैं आप, कहाँ? नहीं, मेरी पैदाइश सरगोदा, मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो मेरी Okay. पैदाइश जो है वो सरगोदा की है। कॉलेज और स्कूलिंग मेरी कोहाट और पिंडी और पेशावर इस साइड की ज़्यादा है। स्कूलिंग वहाँ हाँ, से करके यहाँ तो कॉलेज कराची पिंडी। कब आए आप? कराची में आए हैं 2012 में, जब मेरे अब्बा रिटायर हो गए तो हम लोग Okay. फिर कराची शिफ्ट हो गए। तो कराची में उस वक्त तब से फिर कराची तो पढ़ा कुछ कराची में आपने, क्या पढ़ा? बैचलर्स कराची में हुआ है, मास्टर्स कराची में हुआ है, सारी नौकरी कराची के अंदर हुई है। Okay. ये स्टैंड अप का सीन, ये सारा कंटेंट क्रिएशन का सीन जो है वो कराची में हुआ है। तो पिंडी में और पेशावर के अंदर तो मैं सिर्फ सप्लीज आई हैं मेरी, पेपरों में फेल हुआ हूँ, अम्मा अब्बा से डांटे खाई हैं। लेकिन कराची में पास हुआ? कराची में आके मैं पास हुआ। ये क्या थैंक यू जादू सो था? मच, थैंक यू सो मच सिंध बोर्ड। ये जादू क्या था, ये बताएं। सिंध बोर्ड का जादू। इसके पीछे क्या राज है? कराची बहुत अकोमोडेटिंग शहर है। कराची आपको मायूस नहीं करेगा, आप करने वाले बने। सही बात है। आप कहीं पे भी नाकाम हो रहे हैं, कराची के अंदर आप आएंगे, कराची आपको बोलेगा ओके ब्रो, मैं तेरा सीन कुछ ना कुछ बना दूंगा। दैट्स सो ट्रू। बाकी आपका सीन फिर वो बन ही जाता है। तो शौक लगा कराची आके, इजी था सेटल होना एज अ यंग बॉय? मुझे याद है जिस दिन हम लोग कराची शिफ्ट हुए तो हम चूंकि ज़्यादातर पंजाब में रहते, पैदाइशी पंजाब की, तो हमें कराची का ना, हम कराची वाले तो थे बट हम कराची में रहे नहीं थे। तो मुझे याद है जब वहाँ पहला दिन था, इमरान फारूक को लंदन में उनका मर्डर हो गया था। जब लंदन में हुआ था ना मर्डर, तो हिस्टोरिक दिन पे आए हैं। बिल्कुल। और कराची ने फिर अपना जलवा दिखाया जब कराची ने, फिर जब एक लंदन से फ़ोन आया और उन्होंने बोला सब बंद है भाई। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जब हम पहुंचे पूरा शहर खाली था, पूरा शहर खाली था, सब बंद हो चुका था। और हम अपनी खाला के घर गुलिस्तान जौहर में रुके थे, और राबिया सिटी, दी वन एंड ओनली द फेमस राबिया सिटी के अंदर मुझे याद है मैंने पान के केबिन से जाके गोगो पान मसाला ख़रीदा था, और वो अकेला एक पान का केबिन था और वो खुला हुआ था। और मैंने पूछा यार आपने इतने गट्स कैसे हैं कि आपने खोला हुआ है? तो उसने बोला ये ANP का इलाका है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मुझे बाद में समझ में ओके फाइन। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको हिट हुआ कि अच्छा क्या ओके फाइन, क्या डायनामिक्स क्या है और हम कौन है, हमें किस पार्टी में फिट होना है और हमें क्या करना है। किस पार्टी में फिट हुआ? अहले सहूलत वल जमात। क्या है? अहले सहूलत वल जमात इज लाइक आई एम फ्लेक्सिबल। जहां मैं सहूलत देखूंगा। बड़ा खतरा है भाई आजकल, कुछ पता नहीं किस पे आप फंसे। मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ। सही है, गुड, अच्छी चॉइस थी। हाँ ना, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा की होगी भाई, ऐसे ही चलना चाहिए। लोग कहते हैं भाई जब पॉलिटिशियंस आइडियोलॉजी को मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम किस सिलसिले में इतना संजीदा होकर बैठ गए हैं भाई। हमें अपना फायदा देखना चाहिए कि भाई हमारे लिए बेहतर कौन है। पर एज अ यंग बॉय जो कराची में यंग ही थे भाई आप उस वक्त, यू नो, तो आप स्टार्ट हुआ आपका कराची का सफर। ग्रोइंग अप इन कराची एक लड़के को कैसे अफेक्ट करता था उस टाइम पे? क्या लगता है आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आई? हाउ डू यू सी इट नाउ व्हेन यू लुक बैक? मुझे लगता है कराची कोकीन की तरह। ओके, ये तो अच्छा बोला है आपने। हाँ, ये नशा है, ये आपको लग जाता है, आपको नहीं पता चलता है। कराची इज एडिक्टिव। कराची मतलब कि आपको पता है कि कुछ जगहों पे आपको डैमेज दे रहा है मगर आपको मजा आ रहा है। डैमेज कैसे दे रहा है कराची? आपको पैरानॉइड कर देता है कराची। हर कराची आपको पैरानॉइड थोड़ा सा मिलेगा, उसकी हर वक्त ना यूं सी रहती है। अब तो नहीं होती, आई थिंक अब होती है। मैं और आप ड्राइव करते कहाँ होती है यार?
सिग्नल पे मेरा दिमाग बहुत चलता रहता है। अच्छा, फिर शायद मैं अपने बबल में रहती हूँ तो आराम से ड्राइव करके नहीं आप अच्छा, ये लड़कों के साथ है, फिर शायद हो सकता है। हाँ, लड़कों के साथ है कि वो अब साइड में से यूं देखते रहेंगे, बाइक आ रही है, बाइक आ रही है, बाइक आ रही है, आगे चलेगी, आगे चलेगी, आगे चलेगी। अच्छा, रात के वक्त मुझे होता है। रात रात के वक्त में ड्राइव करते थे, बाइक वाला ओके निकल गया, ओह ठीक है चलो क्लियर है। नहीं अच्छा, मेरे साथ क्योंकि मेरी स्नैचिंग दोनों दिन में हुई है, मैं डे लाइट के अंदर मतलब कि मेरे साथ हुआ है, तो मेरा दिमाग दिन में भी उतना अलर्ट पे है। एंड दिस इज व्हाट अ ट्रू कराची हाइट्स, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू कराची हाइट्स फील्स आप लाइक। कितने मोबाइल चोरी हुए? 2 अच्छी बात है, 5 हुए भाई, डकैती हुई है हमारे यहाँ, इस टाइप की बात, डकैत घुसे थे घर में। नहीं, अब कराची अच्छा हो गया है। अच्छा देखिए, मैं तो मलिक कैंट में रहता हूँ। अली was like, अच्छा मैं तो मलिक में रहता हूँ। तो वो तो एक अच्छी जगह है। हाँ, मलिक कैंट जो बाकी का कराची भी बहुत बेहतर हो गया है। बट मैं आपको एक बात कहूँ, अब मेरी ये आपने गलत नब्ज मेरी छेड़ दी है। अच्छा, हाँ, आप कहाँ रहती हैं? नहीं, आसपास में, आसपास जो ज्यादा खतरे वाला इलाका है। अच्छा, ज्यादा खतरे वाला इलाका है। ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। मैं एक अपना भाषण शुरू कर दूंगी। ओके, सो आप कह रहे थे कि पैरानॉइड होते हैं कराची वाले, इसलिए वो थोड़ा सा आपको वो करता है। कराची का जो आपको इफेक्ट करता है, कराची आपको थोड़ा सा पैरानॉइड कर देता है, आपके अंदर एक हल्का सा डर खौफ सा आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी हो जाते हैं। मतलब हम लोग जब थाईलैंड गए तो हम थाईलैंड जाके भी रोड पे चलते हुए देखे थे, भाई यार फिर ख्याल है भाई बैंकॉक है यार, यहाँ थोड़ी होगा, वहाँ कुछ और होगा, वहाँ कुछ और। एग्जैक्टली, तो वो आप भूल जाते हैं थोड़ी देर। ये मसला आता है कि आप अच्छी जगह जाके भी कुछ और ही सोच रहे हैं कि यार मोबाइल स्नैचर कब आएगा, हालांकि वहाँ कुछ और लोग हैं जो आने के लिए तैयार बैठे हैं, बट आप कह नहीं मोबाइल स्नैचर चाहिए। ओके ठीक है, आपने हिफ्स किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब 6 या 7 क्लास, 7 या 8 क्लास में, हाँ 7 क्लास, वो तो काफी बड़ी उम्र होती है और आपका अपना इनिशिएटिव था, सो आई वाज अ बिट सरप्राइज कि उस पॉइंट पे क्यों सोचा आपने। नहीं मैं इतनी बड़ी नहीं थी, मतलब कि आई वाज लाइक 13-14। या लेकिन छोटे से शुरू करते हैं ना यूजुअली, और फिर उस वक्त याद करना काफ़ी मुश्किल होता है या नहीं? नहीं मेरे ख्याल से कुरान पाक की जो सबसे जो एक खूबसूरत चीज़ और सबसे प्यारा मौजज़ा ये है कि ये दिलों में समाने के लिए आया ये कलाम। आप इसको जिस टाइम भी पढ़ना शुरू करें, मतलब कि अब मुझे अक्सर औक़ात टाइम हो जाता है और मुझे लगता है कि इसे मैं बीच के पारे भूलना शुरू कर जाता हूँ, क्योंकि ये आता भी जल्दी है और जाता भी जल्दी है। तो रमज़ान का वो टाइम होता है जिसमें मैं मतलब संजीदगी से इसको लेके बैठता हूँ और उसको मुझे दोबारा याद करना होता है, और मैं हमेशा सोचता हूँ यार ये अब टाइम लगेगा। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तेज़ी के साथ सूरत हाल जो है वापस आती है। तो अब मैं कोई 35 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो उस टाइम पे भी ये चीज़ आ जाती है। मेरे अब्बू बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने भी याद कर ही लिया है। हमारी दादियाँ जो आपने देखा होगा वो रोज़ कुरान पाक पढ़ती थी, तो वो उनको भी याद हो जाता है सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया। तो मगर यस, बचपन में आसान होता है 6-7 जब आप 6-7 साल के होते हैं, बट मुझे लगता है कि 13-14 साल की उम्र भी एक बड़ी अच्छी एज है। और थोड़ा सा बच्चों को अगर आप मदरसे भेज रहे हैं तो मैं कहूँगा ये एज ज़रा बेहतर है। हाँ, कि उसको समझ में भी आए उसके क्या हो रहा है। हाफिज होना आपके काम को किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है, या अब ये दोनों सोच के हिस्से डिफरेंट तरीके से पैरेलल चल रहे होते हैं या कहीं ओवरलैप करते हैं? मुसलमान होना एक या दीनदार होना, मुझे लगता है इट्स अ लाइफ स्टाइल। हमारे दीन की सबसे खूबसूरत बात है कि इट्स अ लाइफ स्टाइल है, कोई ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई कि आपको हफ्ते या इतवार को किसी जगह जाना है या कुछ करके आना है। ये आपका एक लाइफ स्टाइल है। हम जो काम कर रहे हैं मुझे लगता है वो उसकी विंडो है। ओके, सही है। दीन तो सुबह से लेकर शाम तक है। सही बात है, सही। तो वो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई अलग अलग या अनोनी कोई चीज़ है। सॉरी मैं अपने साइलेंट करना भूल गया। श्रीलंकन सिम चल रही है मेरे पास अभी भी, आप अंदाजा लगाएं। क्या बात है। बहरहाल तो अब हिफ्ज़ जो है उसने मुझे एक्चुअली बहुत फ़ायदा दिया। उससे फ़ायदा एक तो ये होता है कि एक तो दिमाग जो है आपका, मुझे लाइंस आज तक कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज़ के अंदर। मतलब कि स्टैंड अप मेरा सारा फिल बदिया है, लाइंस रील्स की फिल बदियाँ हैं, मूवी में अभी हमने काम किया, मुझे इतना कोई चैलेंज नहीं आता चीज़ों को याद रखने में। तो वो इसलिए क्योंकि इतना वो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना, आपको 3-4 साल एक उस एक्सरसाइज के अंदर हो के और फिर आप हर साल जब रमज़ान में दोबारा बैठ रहे हैं उस साइकिल को दोबारा दोहरा रहे हैं, तो वो आपके दिमाग का मैकेनिक्स जो है ना कुछ ऐसे बन जाते हैं। जैसे मैं हिफ्ज़ करने वालों को बहुत एनवी करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि यार कितना अच्छा है ना, आपका दिल चाहे आपने यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि इस वक्त आप हाथ में रखें, चलते चलते आप कोई भी सूरह पढ़ के कहीं से पारा कर लें और आप कितना सुकून महसूस करते हैं। वो हमने एक रुकू कर लिया। हमारे यहाँ जो है ना वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हिफ्ज़ जो है वो करना चाहिए, बट मुझे अब ऐसा लगता है हिफ्ज़ करने के बाद उससे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि अगर मैं समझ के पढ़ लेता।
ओके। क्योंकि अब थोड़ा सा इसे जो कुरान पाक के अंदर जो चीज़ें हैं मुझे पता तो चले, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आपको बताया क्या है, अल्लाह ताला आपको एड्रेस कैसे कर दें, अब वो याद है मुझे, मगर मुझे ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, हाँ इस वो क्या डायरेक्शन है। में। हाँ, अब कुछ थोड़ा थोड़ा जिस तरह मैंने कोई तर्जुमा कहीं कहीं पढ़ा है तो अब मैं Yeah. अब मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उसको। ओके, मैं ये जो पढ़ रहा हूँ सूरह बनी इसराइल के अंदर, ये इनका किस्सा चल रहा है, बनी इसराइल का किस्सा चल रहा है, ये हज़रत मूसा का किस्सा है कि जब उन्होंने असा को पकड़ा, जादूगर के सामने फेंका तो अजदहा बन गया, क्या हुआ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि ओके अब मैं ये पढ़ रहा हूँ और मुझे ये पता है और मुझे ये पता है। यस, दैट्स ट्रू। ताबिश हाशमी को आप Yes. जानते हैं बहुत अरसे से, और कहानी सभी ने बहुत दफ़ा ऐसे सुनी भी ही। है कि एक ही मोहल्ले में रहते थे आप लोग। हाँ, हम लोग हम लोग कराची शिफ्ट हुए थे पिंडी से, तो हम अस्करी 5 में जब आए तो वो बहुत ही खाली सी एक जगह थी, तो उस टाइम पे ज़्यादा लोग तो नहीं होते होंगे। ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ताबिश भाई भी उस दिनों नए नए वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो मुझे याद है हम लोग हम चंद एक लड़के थे सारे कराची के शपाटर टाइप के, और नाइट मैचेस हम खेला करते थे। तो हमने देखा हम नाइट मैच खेल रहे थे और ताबिश भाई ऊपर वाली गैलरी से हमें देख रहे थे, वो कि यार अच्छा ताबिश की आंखों में था गया मुझे बुलाओ ना। ताबिश आप सुन रहे तो ताबिश हैं, ये मुझे बात सच है या गलत है? तो हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं सलीम, सलीम भाई भी माशाल्लाह उनमें भी बहुत बड़ी वाली मोटर लगी हुई है। उन्होंने देख लिया। अच्छा ताबिश भाई का था कि ऊपर से गोला सा एक लड़का ना अच्छे से कपड़े पहने हुए और यूँ देख रहा है, तो उन्होंने बोला खेलोगे, तो ताबिश ने कहा हाँ खेल लूँगा। तो सलीम भाई ने चौड़े में बोल दिया ये चिकना मेरी टीम में। अच्छा ताबिश भाई के ना जहन पे ये बात जाके ना मिसाइल की तरह लगी कि तेरी ऐसी की तैसी चिकना। हाँ कि यार इसने मुझे कैसे बोला, ये ऊपर से कैसे आ गया। और फिर ताबिश भाई ने सलीम भाई का और ताबिश भाई का उस दिन से जो एक शुरू हुआ है ना, सलीम भाई आजकल 2 बच्चों के 3 बच्चों के अब्बा हैं, ताबिश भाई भी, और ये अभी तक है। और आप लोग बीच में होते हैं। हम एंजॉय करते हैं इस सिचुएशन तो को। फिर उस दिन ताबिश से हमने मैच खेला और फिर वो एक बन गई, फिर हम वही साथ। लेकिन वो जितवाया उन्होंने या नहीं? अच्छा अब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, क्योंकि जो मैचेस होते थे ना वो मैच के लिए नहीं होते। हाँ, वो तो बस वो एक उसके लिए कि कितना शोर मचाया जा सकता है, कितना हल्ला किया जा सकता है। बैटिंग वही 2 लोग करते हैं, बॉलिंग भी एक ही बंदा कर रहा होता था, बाकी सब लोगों का ये काम था कि आपने बस चीखना है, दैट्स इट। तो ये दैट वाज द सीन। तो वहाँ से फिर हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग वहीं मतलब उस वक्त ताबिश भाई स्टैंड अप भी नहीं करते थे, कुछ जॉब वगैरह कर रहे थे, तो बस अच्छी बातचीत हो गई, दोस्त बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सभी ने साथ साथ ग्रो किया। ताबिश भाई ने तो मतलब कितने अरसे से जानते, उसके बाद कितने अरसे आप लोगों की जान पहचान थी बिफोर आपने स्टैंड अप स्टार्ट किया? हाँ तो 7-8 साल पहले से है। 7-8 साल की दोस्ती के बाद आप हाँ ये इसके बाद बहुत बाद में आएंगी ये सब बातें। ये तो एक्चुअली ऐसा हुआ है कि यार अब मैं ये करना शुरू कर रहा हूँ। तो उस वक्त के ताबिश हाशमी और अभी के ताबिश हाशमी आपको क्या चेंज लगता है? मसरूफ लगते हैं बस ज़्यादा। That's all. बिल्कुल नहीं चेंज हुए। ताबिश भाई नहीं चेंज हो सकते मेरे ख्याल से। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शायद थोड़ा बहुत अपना भी ये मसला है कि ताबिश भाई ऐसे ही तो थे, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है मजीद पता नहीं। हाँ तो अब ये उसको कोई डॉक्यूमेंट कर रहा है, हाँ। ठीक है, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो गई है थोड़ी सी, ये हम कह सकते हैं। ये क्योंकि वरना ये बहुत मुश्किल काम बन जाए हर वक्त जिस बल्क क्वांटिटी में ताबिश भाई कंटेंट कर रहे हैं। तो जिस तरह TVH हुआ या फिर जो हंसना मना है, मेरे ख्याल में अगर कोई और बंदा, मतलब वही बात ताबिश वाली बात है कि अगर कपिल शर्मा को इस काम के लिए एक राइटर्स की टीम चाहिए। सही बात है। यहाँ वो बंदा, ताबिश के पास भी राइटर हैं बहुत अच्छे हैं, 2 हमारे दोस्त हैं इनमें, मगर ये एक्चुअली हमें पता है कि काम कैसे हो रहा है। ताबिश भाई इसको लेके चल रहे हैं, वो ताबिश भाई ही हैं। इवन मैं भी अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको मेरी लाइन लेनी है आप ले लो, मसला ये कि वो शायद फनी ना लगे क्योंकि वो इसलिए है कि वो हम बोल रहे हैं। बात तो वो ऑर्डिनरी ही है जो वो कर रहे हैं, बस वो उसको वो बंदा है जो फनी बना रहा है। लड़कों की दोस्ती कैसी होती है? इज इट वेरी डीप फ्रॉम डे वन? और क्या पक्की दोस्ती होना ज़रूरी होती है लड़कों में? किस टाइम पे दोस्ती पता चलता है यार अब ये पक्की वाली दोस्ती हो गई है? सिर्फ लड़कियों में ना दोस्ती पक्की होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। आप लोगों का क्या सीन है? अच्छा अच्छी बात ये होती है लड़कों के अंदर, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब 35-40 साल की उम्र में दोस्तियाँ नहीं होती, दोस्तियाँ हो चुकी हैं। लेकिन पुराना अगर आप पीछे से थोड़ा सा, हाँ तो उसमें ये होता है कि जवानी के टाइम पे, जो इस टाइम पे ना लड़कों की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे भंड, ऐसे हादसात हो चुके होते हैं जो दोस्तियाँ सीमेंट कर चुके होते हैं। क्योंकि आप
आपके फड्डे भी हो चुके होते हैं, आपको पुलिस ने नाकों पे भी पकड़ लिया होता है। हमारी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत अजीबोगरीब लोएस्ट पॉइंट आ चुके होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते। आपके लौंडे दोस्त ही होते हैं जो आपको वहाँ से निकाल के लेके जाते हैं। तो वहाँ पे पता चल जाता है कि यार वो कौन सी दोस्ती हैं जो आप साथ लेके चलेंगे, और वो मोमेंट्स आ चुके होते हैं। तो वो जब रेस्क्यू का पॉइंट होता है तो पता चल जाता है यार अब ये डीप वाली जो बाउंड्री ना उसे क्रॉस करके बंदा इधर आ गया। आ चुके हैं। हम सब ने एक दूसरे की डार्क साइड एक अजीबोगरीब सी देखी हुई होती है, और हम लौंडों की दोस्ती इसलिए कमाल होती है कि हम एक दूसरे को जज नहीं करते, जरा सा भी नहीं। हम नहीं करते। मतलब अगर मैं कोई बहुत ही कोई ऐसी चीज देखूं कि लोग बोले हमें हाँ यार ठीक है मेरा दोस्त है, अब खैर ही हो गई, ओके क्या है, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। आजकल के ज़माने में जजमेंट ज़्यादा हो गई हैं, पहले बहुत खुला डुला था। अब जो टाइम है पिछले कुछ सालों में, अब मुझे लगता है वो कोई भी हो, जेनजी हो, मिलेनियल हो, कोई भी हो, वो थोड़ा जजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे लगता है लोगों को वॉइस मिल गई, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो हर बंदा अपने ओपिनियन को वॉइस करना चाहता है, तो उसके अंदर फिर उसको जजमेंट देनी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि वो कुछ तो ओपिनियन देगा। तो इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा हो गया ये, पहले इतना नहीं था, पहले वो जगह नहीं थी। कॉर्पोरेट में काम किया कुछ ऐसा? ऐसे ही है बिल्कुल। कितना मुश्किल था कॉर्पोरेट साइड को जोड़ना? आसान था, अफसोस हुआ था या क्या? मुश्किल ऐसे था कि ना इंसान को ना, मुझे लगता है कि जब आप एक जॉब पे होते हैं ना तो आप को एक आदत पड़ जाती है महीने के पैसे आने की। और बेशक वो पैसे कम हो, आपको ना लगता है कि यार इसके बाद कुछ नहीं होगा, ये पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ उसके बाद ही होती है। जब आपको थोड़ा सा मूव ऑन करना आ जाता है, आपको चैलेंज लेना आ जाता है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि यार कि हाँ कि निज़ाम जो है ना वो इनसे नौकरियों से नहीं चल रहा, वो या तो मेरी अल्लाह चला रहे हैं और फिर दूसरी मेरी अपनी सलाहियतें हैं। तो ये कहीं पे भी हो सकता है। तो नौकरी जो था, मैंने बड़ी 4-5 साल की मैं असिस्टेंट मैनेजर था, और काफ़ी फैला हुआ काम था। तो बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए कि यार इसको नौकरी को छोड़ना, मगर बस मैनेज करना मुश्किल हो रहा होगा। असल में थोड़ा मुश्किल भी हुआ था। असल में ताबिश भाई ने, मैं आपको सोच रहा हूँ मैं क्या क्या बताऊँ। सब कुछ बताए ना। हमें मजे की लग रही है आपकी स्टोरी। भाई हुआ ये था कि मैं जॉब करता था, तो ताबिश भाई मेरे बॉस थे। अच्छा, हम लोग जॉब भी तकरीबन हम लोगों ने साथ साथ ही की है। ओके। तो ताबिश भाई जब मूव ऑन कर चुके, ताबिश भाई को हंसना मना मिल चुका था। तो ताबिश भाई ने उस ज़माने में मुझे ये ऑफर भी दी थी कि यार तुम एज अ राइटर हंसना मना में आ जाओ। तो मैंने कहा ताबिश भाई नहीं यार, मैं थोड़ा सा अपना सीन कुछ करना चाहता हूँ, और ये वो। उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है, सही है, अपना देखो कुछ। अच्छा, अब जब आपने ये बात बोल दी तो अब उन्होंने बोला कि अब सब देख रहे हैं, करो भाई। प्रेशर। हाँ, अब आप देख रहे हैं, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। अच्छा, कुछ हो भी नहीं रहा। तो अच्छा, नौकरी भी जो होती ना, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को जब आपको उठाना होता है ना, तो हालात भी कुछ ऐसे होने शुरू हो जाते हैं कि आप एक्चुअली थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाते हैं उस वक्त, ताकि वो ज़िंदगी और कुदरत आपको हिला रही होती है कि मेक सम डिसीजंस, थोड़ा कुछ इनिशिएटिव लो। तो फिर मैंने अपनी जॉब को, जो कि बेसिकली एक स्टैग्नेंट सी हो गई थी, उसको मैंने भी छोड़ा। अच्छा, छोड़ा तो वो भी, उसके बाद भी थोड़ा टफ टाइम सा था, मुश्किल था, क्योंकि क्रिएटिव काम करने के लिए आप जब भी जाते हैं ना इस तरह का, तो ज़्यादातर लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि वो ये बोलेंगे हम फेल हों, और वो ये बोलें कि देखा कहा था कि नहीं होगा। और मेरे अम्मा अब्बा के लिए तो ये बहुत बड़ा एक शौक था कि तुम MBA कर रहे हो सप्लाई चेन में, तुम्हारी एक नौकरी थी और तुमने वो छोड़ दी और तुम ये करोगे। अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा को तो पहले इस बात के ऊपर यकीन नहीं आता था कि यार कि कोई बंदा स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब ये क्या सीन है ब्रो, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हैं और लोग आपको पैसे दे रहे हैं, लोग आप पागल हैं क्या लोग, कोई क्यों करेगा ऐसे यार, ऐसे थोड़ी होता है। और चलो आज कर लिया, लोग बेवकूफ़ थे, उन्होंने आज कर लिया, आप बोल रहे हो कि लाइफ टाइम ऐसे चलेगा, नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा मुश्किल मेरे लिए वो भी टाइम भी था। मेरे अम्मा अब्बा ये था कि यार वो हर वक्त नहीं बोलते थे, बट मुझे पता था कि यार कि वो देख रहे हैं, वो फॉलो अप कर रहे हैं। और फिर मैं जहाँ पे रहता हूँ, आते थे फौजी मिलिट्री लोग हैं, तो उनके यहाँ हर दूसरा सवाल तो सर आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है, अब उसमें क्या बताएं क्या कर रहा है बेटा नौकरी छोड़ दी, बेटा तो घर पे बैठा हुआ है, वो तो मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, मोबाइल पकड़ के कमरे से ऊंचा ऊंचा बोलता रहता है, ये क्या, ये तो समझिए आप, समझ गए। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम था। मगर मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया हुआ था कि यार कि अगर 6-8 महीने तक मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, और मैंने सोचा था कि यार अगर तो इन महीनों में कुछ नहीं हुआ और ये पैसे हैं, जो करना है इन्हीं में करना है, तो सीन ऑन है।
वरना चुप करके वापस चले जा रहे हैं लिंक्डइन पे, मतलब जॉब्स जो थी वो सेव करके रखी हुई थी कि कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। तो वो सारा सीन था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सीन जो था वो साइकिल चलना शुरू हो गया, प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए, काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले आप शोज कर नहीं रहे थे क्या? मैं शोज करता था बट लेकिन वो बहुत रैंडम थे। ओके, एक कंसिस्टेंट फ्लो नहीं आ रही हाँ थी। मतलब कि अगर नौकरी की 6-7 साल में मैंने मेरे ख्याल से 7 या 8 शोज किए होंगे। ओके, तो फिर जो आपने ब्रेक लिया या आपने छोड़ दिया, स्टार्ट किया, तो उसमें क्या प्रोसेस था? हाउ डिड यू स्टार्ट? आपने तब इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना शुरू की और उसी से काम और आना लग गया, क्या हुआ था? अच्छा, ये मुझे समझ में आ चुकी थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं चल रही और इसका क्या सीन है, आप लोग करते हैं तो इंडिया का सीन क्या है और आप लोगों का सीन क्या है। मसला ये कि हमारे पास एक्चुअली बहुत फनी, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट उनकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है। ओके, तो अब आप जितने मर्जी फनी हो, आप कमाल आदमी हो, अगर लोगों को नहीं पता आपके बारे में तो नहीं पता, आप खत्म हो जाएंगे उस सीन के अंदर। आप अकेले करते रहे शोज, लोग आ भी जाएंगे शायद वेन्यू के कहने पे, बट लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन है जब तक आपका कंटेंट नहीं है। आप जिस कॉमिक्स जो हैं, जिस तरह से वो अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपना स्पेशल बनाते हैं, डालते हैं और उन बल्क में कंटेंट डालते हैं अपने स्टैंड अप का, तो जब तक उस तरह से नहीं होगा तो वो सीन कैसे होगा। आपका बिट बहुत अच्छा है बट वो डिजिटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका प्रिंट नहीं है। तो मैंने भी ये सोचा कि यार अगर तो मुझे स्टैंड अप शोज करने हैं तो फिर बड़े करने हैं ताकि उससे पैसे आए, कमर्शियल शोज होने चाहिए। तो उसके लिए फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे और भी वीडियोस बनानी पड़ेंगी जिससे थोड़ा सा एक ऑडियंस मेरी इकट्ठी हो। फिर मैं उनको बताऊं कि यार मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ, इस वेन्यू पे मेरा शो है, प्लीज़ इस पे आइएगा। तो असल पर्पज़ ये था। तो वो उस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसने एक शक्ल इख्तियार करना शुरू की। अब घर वालों का क्या रिएक्शन है? कितनी देर लगी उनको? कर दूँ, अभी भी कोई ऐसा कोई सही है बट ठीक है, वो उनका भी यही है कि बेहतर होगा कि तुम जॉब कर लो। अभी भी? हाँ, उनका ये है कि देखो सही है, सीन चल रहा है, हाँ, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी और करना चाहिए। और वैसे वो मुझे लगता है खामोश प्रेशर जो होता है ना, वो ज्यादा एक आगे लगता है, बहुत ज्यादा आगे लगता है। हम तो कहना छोड़ दिया, हमने तो उनको कहना छोड़, अब तो नहीं हम कहते इनको भाई, बड़े हो गए हैं सीरियसली। हाँ अब अच्छा भाई बेटा एक काम करो, हमें कहीं छोड़ के आ जाओ। अरे कहाँ छोड़ के आ जाओ, ये बात नहीं जो अम्माएं बोलती, कहाँ बंदा कहाँ जगह बता दें, क्या जगह है, क्यों छोड़ दें आपको। और फिर हम खुद कहाँ जाएंगे, आप ही घर छोड़ने के बाद। That's true. लेकिन जब आपने जॉब छोड़ दी, अभी आप इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, अभी स्टार्ट था, ठीक है, फिर लोग पूछते थे हाँ बेटा क्या कर रहे हो या क्या कुछ, और फिर आप बताते थे कि मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी। ऑनलाइन क्या कहते थे? ऑनलाइन काम करता हूँ मैं। आप ये बोलते थे? जी, ऑनलाइन अभी तक बोलता हूँ मैं, ये नहीं बोला कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ? यार इसके बाद सवाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ ओके, ये क्या है, ओके ये क्या, अच्छा चलो देख लो इस टाइप का होगा तो पैसे में। अब इसमें बेकार कचरा सवाल है और कचरा जवाब है, तो आप उसमें इनको वो बताएं जो वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी तक ये करता हूँ कि आपको मुझसे पूछे कि भाई आप क्या करते हैं, जी मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। अच्छा जब ये लोग कुछ कर रहे हैं घर पे कंप्यूटर वर्क जी, दैट्स अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। हाँ मैंने कभी नहीं सोचा था, आपने वाकई बड़ी पते की बात बोली। हाँ ये आपको ऐसे करना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोगों को ये समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि आप डिजिटल मैगजीन या इंटरव्यू करें। अब मैं भी बोलूंगी मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, बिजनेस है अपना छोटा मोटा चल रहा है, तो कम अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है बस अल्हम्दुलिल्लाह। सीरियसली आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग। ये इस बात को मार देना, खत्म कर बात खत्म कर दें आप। कौन सा फनीएस्ट रिएक्शन कुछ हुआ ऑडियंस की तरफ से जब आप परफॉर्म कर रहे थे, या किसी शो में आपसे कोई फनी चीज होगी, कोई इंसिडेंट है आप बता सकते हैं? अच्छा स्टैंड अप शोज के ऊपर हमेशा गुंजाइश रहती है कुछ भी होने की, मतलब कि ऑडियंस में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छा अभी तक हमारे यहाँ जो ऑडियंस है क्योंकि वो भी स्टैंड अप को लेके न्यू है, तो उनको भी वो भी यार एक्साइटेड में आए होते हैं कि क्या होगा, क्या आज के शो पे क्या सीन है। तो अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि यार कि कोई आपसे अच्छा जोक कर देता है, ओके ये मतलब आपने किया बट किसी ने उससे कामयाब जोक कर दिया, तो अब वो एक बड़ा हो जाता है ओके, और आपको उस वक्त फौरन कोई जवाब भी नहीं आ रहा होता कि बार बार ओके ठक करके आप उसको दफन कर दें। तो ऐसा हो जाता है कभी कभार किया। अच्छा उसमें ये होता है कि फिर आप हंस के जो है आगे बढ़े और आप अपना कंटेंट भी करते हैं, सोचते भी नहीं कि यार इसने बात बोली है, इसको बाद में ले आओ या किसी वक्त कुछ करके तो खत्म करो इसको। तो यूनिवर्सिटी के जो शोज होते हैं
वो एक अलग मुश्किल शोज़ होते हैं क्योंकि मुझे याद है एक बार स्कूल था, एक ग्रामर स्कूल बहुत अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ स्टैंड अप शो करने के लिए आप आ जाए। अच्छा, मैंने कहा यार आप लोगों के ओ लेवल ए लेवल्स के हैं, ये बच्चे छोटे हैं, मैं इनके सामने क्या ही शो करूँगा। कहीं नहीं नहीं बड़े बच्चे हैं, देख लें यार, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब वो अच्छा ये टाइम जब शुरू का टाइम था, मैंने जॉब छोड़ ली थी, तो मैं कोई भी गिग छोड़ना नहीं चाहता था कि यार मतलब सीन ऑन ही रहे ताकि सीन ऑन। तो नहीं नहीं बड़े बच्चे होंगे, आप आ जाएं। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी जो है ना ओपन एयर में करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। वो कोशिश करें कि वो हम करते हैं कि कंसील हो ताकि एक रूम में एक वाइब बनी हुई हो, लोगों का फोकस आपकी तरफ हो, तो उसमें थोड़ा ज़रा एक आसानी रहती है। अगर लोग बिखरे हुए हैं, शादी का हॉल है, तो उसमें उनको बार बार अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, खाना लगने वाला है, ऐसा एक मुश्किल काम होता है। मैंने कहा मैंने पक्की बात कही भाई 18-20 साल की उम्र से बड़े ही हैं बच्चे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अरे मैं पहुंचा, मेरे देख के मेरा इंतकाल ही हो गया। वहाँ पे जब मैं पहुंचा, वो एक मीना बाजार लगा हुआ था और उसके अंदर छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे और 6-7 क्लास के, और वो उन बच्चों का कोई वो फैंसी ड्रेस शो टाइप की सिचुएशन थी। वो सब बच्चे फाइनल तैयार हुए हुए थे और मैं बैठा हुआ और मुझे समझ नहीं आ रहा, या अल्लाह अभी क्या होगा, ये मैं कहाँ फंस गया, इन बच्चों को मैं क्या स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा इनके साथ। और बच्चों का एक हुजूम था, वो मेरे ख्याल से कोई 250-300 बच्चा था वो, जिनको मेरे अंदर कोई जीरो इंटरेस्ट था, उनको कोई नहीं दिलचस्पी थी कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ। ठीक है, उनका अपना सीन था। अच्छा, अब मैं दुआ कर रहा कि अल्लाह कैंसिल हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ बस किसी तरीके से वक्त बस निकल जाइए। फिर वो आ गई वो मनूस घड़ी, जब उन्होंने बोला कि आ जाएं आप स्टेज पे आ जाएं। अच्छा, मुझसे पहले भाईजान कोई उन्हीं का कोई बॉय था जो कि गिटार पे गाना गाया गया था, जो कि बहुत अच्छा गाना गाया था उसने। ठीक है। और जो लड़कियां वर्कियां थी उसकी उनको पागल हो रही थी उसको देख के, वो हीरो था बॉय। अब उसके बाद मैं गया। अच्छा, आगे सारी टीचर्स बैठी हुई, उनके सामने वो लड़कियां और एक कोने पे शपाटे लड़के जो इकट्ठे हो गए थे, जिन्होंने फैसला कर लिया था कि मेरी बैंड बजा रही है। ठीक है, अब वो भाईजान शो शुरू हुआ। अच्छा, अब मैं जो बात करूं उसके ऊपर जो है कोई एक नया मसला ही हो रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने शुरू किया था, एकदम से अजान होगी। अच्छा, अब अजान होगी, अब मैं स्टेज में बंद कर दी, अब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। अच्छा, खड़ा दिख रही है। फिर दोबारा शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ तो कहेंगे बात सुने यार, वो आप एक काम करें, स्टेज पे ही है ना, एक बच्ची है कायनात, उसके अब्बू बाहर आए हैं, अनाउंस कर दें कायनात के अब्बू आए। अब अच्छा जी, मैं कॉमेडी तो चलती रहेगी, मगर कायनात के अब्बू, कायनात का है, आपके अब्बू बाहर आए हुए, आप प्लीज चलिए। अरे उसके बाद मैंने इतनी अनाउंसमेंटें की उस स्टैंड अप शो में, कायनात के अब्बू आए, मुकद्दर के अब्बू आए, पता नहीं साइमा के, फौजिया के, गाड़ी गलत पार्क हुई हुई थी, किसी ने मस्जिद के दरवाजे पे लगा दी थी। मैं साथ साथ ये करता रहा हूँ पूरे शो पे। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद अब बच्चों को आप रोस्ट भी नहीं कर सकते। वो बहुत खतरे वाली चीज़ है। हाँ, अब किसी बच्चे ने आपको कुछ बोला, आपने बच्चे को बोला और आपने बच्चे की आंखों में देखा, उसको आंखों में आपके लिए नफरत है, आपको लग रहा है कि यार मैं ये भी नहीं बनना, मुझे मैं इसका मनुष्य टीचर भी नहीं बनना चाहता जिससे नफरत करता है। तो आप फिर चुप हो जाएं कि अब मैं कहाँ फंस चुका हूँ। अच्छा, मेरे एक स्टैंड अप बिट था जिसके अंदर मैं बताता था कि यार मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गया, तो सामने केमिस्ट्री की टीचर बैठी हुई थी, कहने लगी आप इनऑर्गेनिक वाला पार्ट करके चले जाते, आप पास हो जाते। अब मैंने कहा अरे यार क्या क्या मुसीबत है, मैं क्या आलू ले लिया मैंने अपने ऊपर, क्या जिंदगी मेरी मुश्किल बन चुकी है। तो मैं यानी कि वो जोक नहीं था, वो एक कॉन्वर्सेशन बन चुकी थी। था भाई। हाँ, मेरा एक था कि यार कि वो हमारे घर में सफ़ेद शलवारें मिक्स हो जाती हैं, कोई मेरा बिट है, उस पर वो बोल रही, तो भाई इसीलिए तो कहते हैं कि सफ़ेद शलवारें आप हैंगर में टांग के रखें। अरे बाहर में कोई बात ही नहीं हो सकती। कितने दिन लगे आपको रिकवर करने में? मुझे नहीं पता, मुझे वक्त ऐसे मौकों पे स्लो हो जाता है, वक्त ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि एक एक मिनट जो है ना वो यूं जा रहा होता है। नहीं, उस इवेंट के बाद कितने दिन लगे रिकवर करने में? आप तो टॉर्चर्ड हो गए होंगे। हम हर बुरे शो के बाद ये उस वक्त तक चलते रहता है कि आप अच्छा शो ना कर लिए। ये क्योंकि आप घर आके सिर्फ सोचते थे काश मैं ये बोल देता, काश मैं ये बोल देता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं जाता ही नहीं। वो रिग्रेट कितना बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके जहन में ये बात आ गई यार ये देखो जरा कल क्या हुआ, मगरिब के टाइम पे मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा था। अच्छा भाई, तो ये इस तरह का ये मुश्किल हो जाते हैं भाई। 35 आप हैं, शादी अभी आपकी दिसंबर में हो गई है। ऐसे ही है। तो आपकी स्टेटमेंट थी
35 पे तो बस अरेंज मैरिज ही होती है। ऐसे ही है। नहीं, क्या मतलब मोहब्बत की कोई एज होती है? यू कैन फॉल इन लव एट 35 और इवन 40। 35 साल की उम्र में जो मोहब्बतें हो रही हैं उसमें शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो ये एक तजुर्बे से भी कह रहा हूँ मैं, और कुछ यार दोस्तों को देख के भी कह रहा हूँ। मे बी ये मेरी रिसर्च का स्कोप छोटा हो सकता है, मगर आपका अपना भी ओपिनियन हो सकता मैं है। तो बड़ी डिप्रेस हो गई आपकी बात सुन के। यार इसमें देखें राबिया, इसमें सीन ये है कि आपको तो आदत हो चुकी होती है अपने साथ अकेले रहने की, और अपनी जो आदत है ना वो बड़ी एडिक्टिव है। सब इंसान का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड उसका अपना आप होता है। कि शादी तो कर रहे हैं आप, मैं भाई मतलब तो शेयर कर रहे हैं। नहीं, जब मैं बात करूँ 35 में शादी लव मैरिज करना क्यों अच्छा, मुश्किल हो लव जाता है, मैरिज में ओके ठीक है। वो होता है कि आप ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते, ना आप ना अगली पार्टी, क्योंकि भाई अगर आप वहां हो तो अगला भी वहीं पे ही है ना। आप अकेले नहीं रह रहे, वो भी अकेला ही रह रहे हैं, तो वो भी, उसका भी दिमाग ना थोड़ा आगे आ चुका होता है, आदतें पुख्ता हो चुकी होती हैं। आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ऊपर आप थोड़ी बहुत तैयार होते हो, ज़्यादा आप तैयार नहीं होते हो, और जब आप तैयार हो जाते हो, आप पहुँचते हो तो भाई यार इतना बुरा भी नहीं था अकेले। ये सब अच्छा, अरेंज मैरिज के अंदर ये होता है कि यार उसमें कि आप ज़्यादा सोच नहीं होते, दूसरे लोग आपके लिए ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो आपको पता होता है अरेंज है, बस सही करनी है, तो आप इससे मतलब ये बल्ली बाप से हट के दूसरों पे जा चुकी होती है। तो ओके, बाद में कुछ होता तो हाँ इन्होंने कराई थी, इन्होंने कराई थी, अपने आप पे हाँ खुद ही- हाँ, मैं तो पहले मना कर रहा था, इस टाइप की बात यार छोटी बात नहीं कर सकते। हाँ। मगर और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बंदे को जो भी निकाह 35 के मिलेगा 35 में ना करे। यू आर सेइंग लेट मैरिज नहीं करनी चाहिए? यार इट्स अ वेरी ट्रिकी, इट्स ओके, इट्स योर व्यू, इट्स नॉट कि यही हो, हम तो वैसे इट्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। मुझे लगता है कि भाई देखिए, हाँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से भी जी, और मैं अभी भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मतलब मुझे मज़ा आ रहा है मैरिड लाइफ के बाद भी। माशाल्लाह। तो मेरी जो बेगम है वो जो है चूँकि बिलो 30 है, तो वो मुझे पुश करती हैं कि डिफरेंट चीज़ों के लिए जिनके करने का मेरा दिल अब ख़त्म हो चुका है, सही है। तो वो मुझे कहती है कि यार ये हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो मुझे अच्छी बात है, मुझे एक पुश मिल रहा है। अगर मैं भी, मुझे लगता है अपनी ही कोई एज का की खातून ले आता तो हम दोनों सिर्फ सारा दिन बैठे रहते और हम लोग कोई पुरानी मूवीज देखते रहते बैठ के अपने टाइम की, और नॉस्टैल्जिया करते रहते सिर्फ और सिर्फ, और कद्दू कुछ नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं नॉस्टैल्जिया करने के लिए राजी हूँ तो मेरी बेगम जो है वो थोड़ा आगे का कुछ काम करने के लिए राजी हैं, तो ये एक बड़ा इस तरह से बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ के अंदर। मगर वो ये मुश्किल होती है भाई, मैं आपको बता दूँ 35 के बाद ना मुश्किल एक थोड़ा सा होता है। मैं भी अपनी निकाह वाले दिन कोयटा भागने के लिए तैयार था रात को, फिर क्यों नहीं भागे? या नहीं हिम्मत हुई, मैं मुझे लगा यही मसला हो जाएगा। कोल्ड फीट तो होता है, कोल्ड फीट होता है, और मुझे लगता है जो आप कहीं ना थोड़ी एज हो जाए तो फिर डर लगता है अपनी आज़ादी जाने दे रहे हैं। कमरा मेरा, हाँ, मेरा कमरा भाई, मेरा कमरा, मेरी जन्नत। किसी से पूछ के कुछ बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बहुत बातें होंगी, बहुत एक बड़ी चीज होगी, यू नो। और दूसरी बात आपको ये भी होती है, डर लगता है कि यार कि क्या मैं अगले इंसान को खुश रख पाऊँ ना रख पाऊँ, ये भी तो एक मसला है ना यार, कि यार अभी मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं सिंगल हूँ, ट्रू, सही बात, मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, जो है भाई अगर फायदा भी है नुकसान भी सब मेरा है। हाँ, अब दूसरे इंसान को यार ये ना हो कि वो बंदा बोले यार आपको ऐसे, मैं परेशानी में हूँ, मुश्किल में हूँ, मुझे आप होते हैं तो मसला होता है, आप जब ये बोलते हैं तो मसला होता है, तो ये भी क्या अजीब सी बात है ना यार। तो अच्छा, जब लड़ाई होती है तो कैसे मनाते हैं? कभी मजाक करके मनाया आपने? यार यही है तरीका मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में यही है कि आप थोड़ा सा अगले को रोस्ट कर दें और या उसकी बात तो गुस्सा डबल नहीं हो जाता? मतलब आप ख़वातीन तो बहुत सेंसिटिव होती है बिल्कुल ऐसा है। मतलब कि आप पहले देखिए बात वो कर दें कि यार देखो भाई मैं तो गलत था और ये था फलां था। अच्छा, अच्छी वो है कि पहले अपनी हाँ थोड़ा सा किया, जब अगला इंसान जैसे ही मुस्कुराना शुरू कर दिया वो सही हो जाए, आप फौरन पार्क करके था। वैसे एक बात थी तो मुझे वो बोल रही थी, यार वो कैसी अजीब सी बात है, तो ये आप करके कोई बात वो। अच्छा, मैंने सुना बहुत इम्प्रेस है आपसे, आप बता रहे थे। मेरी बेगम जो है, हाँ वो इम्प्रेस तो खैर बेगमात हो जाती हैं। हाँ, मैं मुझे लगता है आपके घर के अंदर जितनी भी लेडीज होती हैं वो मतलब कि आपसे इम्प्रेस होती हैं, मतलब कि आपकी अम्मा, आपकी बहनें बेशक आपको आपके मुंह पे जलील करें, बट वो अंदर ही अंदर आपके लिए प्राउड फील कर रही होती हैं। मतलब कि जिस तरह से मेरी अम्मा, आप हीरो अपने घर वालों के लिए पहले से हीरो ही हैं, बेशक आप किसी भी फिल्म में साइड कैरेक्टर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके जहन में आप तुम्हें हीरो होना चाहिए था, वो हमेशा यही बोलेंगे, तो उनकी ख्वाहिश होती है। तो और मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर या ऐसे लोगों के बीच में रहें जहाँ पे आपको हीरो समझा जाए।
सही बात। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में नहीं है जहाँ पे आपको हीरो नहीं समझा जाता या आपको हीरोइन नहीं समझा जाता, तो फिर मुश्किल हो जाएगी यार। फिर वो आपकी, फिर आप उनके लिए एक साइड कैरेक्टर ही हो। That's true. You should be the main character. हाँ हाँ, होना चाहिए। हाँ। आपके लिए वो, उनके लिए आप। What do you think is the funny thing about love? अब मैं थोड़ा वो प्रेशर वाला सवाल पूछूं। आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो आप हमें कोई ऐसा, मैंने कहा कि ऐसा सवाल पूछें। यार लव, मेरे ख्याल से मोहब्बत यार एक बड़ी ऐसी चीज़ है यार, ये आपको ना उन जगहों पे लेके आती है, मतलब कि आप, हम सब ने मेरे ख्याल में मोहब्बत के लिए वो चीज़ें की हैं जो हमने रेगुलर हालात में नहीं की। ये चीज़ आपको तोड़ती भी है, ये चीज़ आपको बनाती भी है। मतलब कि मैंने अपनी लाइफ के लोएस्ट भी इसी के चक्कर में देखे हैं और हाईएस्ट भी मोहब्बत के चक्कर में ही देखे हैं। तो ये एक अलग सा इमोशन है। बस खैर है। कभी कुछ ऐसा किया जिसको मुड़ के बाद में सोचा यार आई कांट बिलीव आई डिड दिस? यस। बाद में हंसे या अपने आप को हंसे थोड़ा भी हैं, गुस्सा किया यार क्या था, मैं क्या किया था बता। यार ये क्या बात हो गई? नहीं शेयर कर सकते। मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। एक तो कच्ची उम्र की जो मोहब्बतें होती है ना, वो तो इंसान को वैसे सूफी भी बना देती है। हाँ, बहुत छोटी उम्र, जो छोटी उम्र की जो आपकी पहली मोहब्बत होती है, आपको लगता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर 17 साल की उम्र में मिल चुका है। एक तो सबसे पहले आपको वो मिलता है, फिर आपको ख्याल आता है नहीं यार ये तो सीन ऑफ है। फिर आपको एक बीच में एक मोहब्बत होती है जो 24-25 साल की उम्र में, फिर उसके बाद आपको कुछ टाइम तक बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होती। फिर आप कहते हैं भाड़ में ये सब कुछ, मैं अपने आप से मोहब्बत करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद लोग आपको बोलते हैं कि नहीं काम करो, किसी से मोहब्बत कर लो, अब तुम बड़े हो चुके हो, अपने आप से मोहब्बत नहीं करो। तो जो बचपन की मोहब्बतें होती है ना, उसके अंदर लोग अनोखी हरकतें करते हैं एक दूसरे को खुश करने के लिए। तो गुर्बत का टाइम होता है, सबसे बड़ा मसला होता है, बस पैसे नहीं होते आपको अपनी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए। ओके, मैं एक शेयर कर सकता हूँ वाक़या। मुझे याद, सबसे पहले अपनी बेगम के लिए डिस्क्लेमर, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। भाई हुआ ये था कि ये पिंडी की बात है। मैं और मेरे दोस्त थे, हमें कुछ ख़वातीन से मिलने के लिए जाना था और हमारे पास ₹1 नहीं था। और हमने जो बातें की हुई थी उसके हिसाब से हम ही मलिक रियाज और शेर आबिद थे, मतलब कि हम ही थे जिनके पास दुनिया की सारी दौलत थी। हमारे अब्बू अमीर थे, हम गरीब थे, जो असल कैफियत ये थी। अब ये था कि यार सिनेप्लेक्स जाना था, हमें याद है अच्छी तरीके से, और फिल्म देखने के पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, और फुल प्लान बना हुआ है, प्लान बन चुका था और बस बन गया था। ओके। अब उसमें ये था कि हमें अपना टिकट भी लेना था और उनका टिकट भी लेना था। अब हम सोचा हमें क्या करें, और साथ वो पॉपकॉर्न भी तो लेने होंगे ना। सामान ज्यादा था क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद कहीं खाने के लिए भी तो बैठना था। तो अब ये इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, वो कौन बंदा है। क्यूरियस, क्या किया आपने बताएं। अच्छा, अब उसमें पहले तो किचन में पैसे ढूंढे गए, गया कोई अम्मी ने कहीं रख के भूल गई हो ऐसा था। बट अम्मी भी अब तेज हो चुकी थी, उनको पता था कि किचन से पैसे गायब हो जाते हैं। अम्मी पर्स में पैसे रखना भी छोड़ ही चुकी थी। बहन से भी उधार मांगे, कहीं से कुछ नहीं मिला। हाँ, जो हमारे दुकान वाले थे उनसे भी आया कि उनके सामने भी मामला रखा कि यार प्लीज अगर कुछ पैसे इस वक्त मिल जाए 1500 रुपए तो बाद में इंशाल्लाह एडजस्ट कर लेंगे अगले महीने। कोई सीन नहीं है भाई, आपका पहली बहुत उधार चढ़ा हुआ है। तो अब कहा कि क्या करें, तो हमने कहा अब एक ही तरीका रह गया, एक्सीडेंट। ओके। हमने फेक किया कि यार कि हम निकले थे और हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, और बट ये कि हम अभी किसी क्लिनिक में हैं क्योंकि हमें डेट भी मिस नहीं करनी थी। तो हमने कहा हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, वेट करो जाना मत चोटें लगी हैं बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन। अब हमने कहा यार चोटें क्या लगी हैं, तो मेरे घर पे मुझे याद है मेरी बहन ने ना अपना एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया हुआ था, उसके अंदर पायोडीन रखा हुआ था और वो कॉटन और वो पट्टी वट्टी। पायोडीन मुझे याद है मैंने खूब यहाँ पे अपने लगाया, अपने दोस्त के हाथ पे लगाया, हमने खूब पट्टियाँ वट्टियाँ हाथ पे की और हम दोनों पहुँचे। और जब हम पहुँचे तो पता चला कि मैंने बताया कि मेरी उल्टे हाथ में चोट लगी हुई है। थोड़ी बार मुझे याद आया कि तो सीधा हाथ था, ये सब मिक्स हो रहा था। और हमें फ़ायदा हुआ, जब तक हम पहुँचे तो ख़वातीन जो थी उन्होंने टिकट्स ले लिए थे और पॉपकॉर्न भी ले लिए थे। और क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे हादसों में वॉलेट तो गिर ही जाता है इंसान का, अब तो उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं थे। तो वो हमारी जो डेट थी वो लेडीज़ ने स्पॉन्सर कर दी। Mission accomplished. Oh yes. Wow. Nice. I can't believe you guys actually came up with this idea. अच्छा, ऐसी ये हर वक्त की कहानी थी, ये हर वक्त की कहानी थी। उस ज़माने में इजी रोड का टाइम होता था कि आपको अपना भी करवाना होता था, दूसरे का भी करवाना होता था। तो वो भी एक बड़ा मसला था कि यार
अब्बू के कार्ड एक जगह रखे हुए होते थे, वो निकाल के आधा अपने दिया, आधा अगले को दिया। तो ये इस पर ये सारा मटेरियल तो आपको बड़ा काम आता होगा आपके कंटेंट क्रिएशन में। अच्छा, बातें तो बहुत है बट सब हो नहीं सकती। हो नहीं सकती। फिर आपको लगता है आजकल की जो जेन ज़ी है, हाँ, वो यही चीजें कर रहे हैं? अब लड़कियां करेंगी ऐसे कि उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए पॉपकॉर्न और वो खरीद के खड़ी हुई बोलेंगे हम घर जा रहे हैं? अच्छा मुझे लगता है हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की कहानी जो है या रिलेशनशिप की कहानी एक जैसी ही रहती है मेरे ख्याल से। रोमन दौर से लगा के ना आज तक एक ही कहानी है, एक ही तरीके की मोहब्बत होती है, शादी होती है, ब्रेकअप होता है। ये शुरू से चल रहा है, आखिर तक आ रहा है। सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, घर चेंज हो सकता है, बट लेकिन होता यही है, बेसिक्स वही रहेंगे। बेसिक्स वही रहती हैं। जेन ज़ी पे क्या टेक है आपकी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम? अच्छा, जेनजी तो यार मेरे ख्याल से मुझे लगता है जनरल जिया वाली मतलब जनरेशन हो चुकी है, खैर ही हो गई मेरे ख्याल में। इट्स ओके। अब जेनजी भी मुझे अपने साइज के ही लगते हैं। असल तो मुझे अनोखे लग रहे हैं जो उनसे भी आगे वाले आए हैं। जेन अल्फा, उसमें क्या वो क्या मैं तो अभी उन तक पहुंची नहीं, बड़ा समझने में थोड़ी उनकी लिंगो, और अभी तो मैं जेन ज़ी से ही कैचअप कर रही थी तो जेन अल्फा पे पहुंच गए। वो तो उनसे भी 2 हाथ आ गए भाई। बच्चे बहुत बहुत हड़ाबड़ी बच्चे हैं, उनको सब पता है, उनको सारी बातें पता है। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है जहाँ मैं रहता हूँ, और मैं मस्जिद अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पे जाता हूँ। अच्छा, मेरे अलावा उस इलाके के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ छोटे बच्चे ही चलाते हैं। तो कितना अच्छा गैंग है आप लोगों का। यू आर द लीडर। अच्छा, अब नहीं, बच्चों के जो गैंग है ना, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबके पास स्कूटीज हैं। अब वो मुझसे ज़्यादा तेज़ वो स्कूटी चलाते हैं, और उनको कटिंग करना भी आ चुकी है। वो लड़के लड़कियां हैं, वो एक ही बाइक के ऊपर बहुत सारे लोड हुए हुए होते हैं, वो शपक शपक करके बाइक निकाल रहे होते हैं। और उसके बीच में मैं एक टोपी पहने हुए यूं यार हटो यार साइड पे वो करते हुए जा रहा होता हूँ। तो उनकी ना एक थोड़ा सा टसल भी है मुझसे। उनकी है या आपने थोड़ा ईगो पे लिया हुआ है? या थोड़ा सा है, मैं रेस हार जाता हूँ मैं ये बोलने वाली थी। हाँ, मैं उनसे रेस हार जाता हूँ। बच्चे रिस्क लेने के लिए तैयार है, मुझे पता है बाइक स्लिप हो जाएगी तो चोट लगेगी। बच्चों को ये डर नहीं, तो वो कहीं से भी कट मार जाते हैं। तो अच्छा, उनमें से अभी इनको रिसेंटली पता चला है कि मैं कोई इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे हूँ, तो वो मुझे हेलो टिकटॉकर बोलते हैं। ये तो बहुत बहुत अजीब सा लगता है कि वो मैं पार्क के सामने गुजर टिकटॉकर आ गया इस तरह का वो मुझे करते हैं, और मैं देखता हूँ आग लगे बस्ती में अब मैं वो बच्चों का औदा मैं मैच नहीं कर रही हूँ। ऑफ कोर्स डोंट इवन ट्राई। नहीं आई डोंट थिंक वी शुड गो इन दैट डायरेक्शन। अच्छा, इनकी जुबान ही डिफरेंट है भाई। मुझे तो सबसे ज्यादा इशू होता है जुबान का, लिंगो का ना, लिंगो का। लाइक दे आर कमिंग अप विद अनदर लिंगो जिसको मुझे तो एटलीस्ट सीखना पड़ेगा। ऐसे ही है, सस टी, लाइक ओके हाँ, मैं अपनी तरफ से गेस कर रही होती कि अच्छा इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, यू नो। बट अच्छा, इन बच्चों के लिए ना एक्चुअली ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस है। ये एक है, मतलब जिस तरह हमारे लिए था कि कोई बंदा पुलिस ऑफिसर है, मैं उससे इम्प्रेस होता था, आर्मी ऑफिसर है, कोई पायलट है, या कोई ऐसी चीज़ है। बट इन बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये है कि यार आपकी स्क्रीन है, आप स्क्रीन पे आते हैं। आपने कितनी सही बात बोली है। तो वो क्योंकि हर बच्चे का अकाउंट है भाई, रैंडम लोगों के अकाउंट्स हैं। हर बच्चा यूट्यूब पे है, उसका गेमिंग का कोई सीन है, उसका अपना कोई चैनल है, वो इंस्टाग्राम पे है, उसको सारे फीचर्स पता है। आप एडिट कौन सी ऐप पे करते हैं, तो यार मैं तो मतलब उसी पे कर लेता हूँ। ओके, आप ये वाली देखें, मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई अपने अब्बू के कार्ड से, तो उनको सब बातें पता है उनको। दैट्स ट्रू। अल्लाह ताला से कैसी रिलेशनशिप है आपकी? जब डाउन होते हैं तो शिकवा करते हैं या तवक्कल बहुत स्ट्रांग है आपका? आई वाज 5 जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी। ओह, आई एम सो सॉरी। तो मैं फिर मेरे फादर ने दूसरी शादी की। मेरी दूसरी अम्मी जो है वो भी बहुत एक वंडरफुल वुमेन, और उन्होंने हमें लेके चली और बड़ा अच्छा रहा। मगर मुझे जो था याद था वो एक्सीडेंट जिसमें मेरी अम्मा की डेथ हुई थी। तो बीच के टाइम पे मैं अल्लाह पाक से बड़ा नाराज़ हो गया था कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे साथ। मैं अपनी अम्मा को बड़ा मिस करता था, क्योंकि देयर आर मोमेंट्स जब आपको याद आता है, आप बहुत अकेला फील करते हैं, और आप हर वक्त अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते किसी को। देयर आर टाइम्स आप चाह रहे होते कि बंदा बस आपको समझ ले, स्पेशली जब आप बड़े हो रहे होते हैं। तो अब उस मौके पे मुझे बड़ा गिल्ट था। मैंने गुस्से में नमाज़ें पढ़ना छोड़ दी थी, और मैं हिफ्ज़ करके निकला था। और मुझे क्योंकि मदरसे से आप आते हैं तो आपकी लिंगो चेंज हो चुकी होती है, आप एक मुख्तलिफ हो चुके होते हैं। स्कूल के अंदर आपको बच्चों के साथ थोड़ा सा वो करने में मुश्किल चैलेंज आ रहा होता है, तो आप वैसी आउटकास्ट
फील कर, तो मैं बड़ा एक उसमें था कि यार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, और लाइफ जो थी वो मेरे इर्द गिर्द वो वर्क अराउंड नहीं कर रही थी, तो मैं बड़ा नाराज़ रहा उस मामले पे। फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं ये जंग नहीं जीत सकता, मैं हार जाऊंगा, और मैं हारता चला जा रहा था। अब फिर मैंने अल्लाह पाक के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं, मैंने रिलेशनशिप अपना फ़िक्स किया, और अब लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि यार आपकी ग्रोथ जो आई है, ये आपने क्या किया, आप रील कैसे बनाते हैं? मुझे लगता है कि मैंने अपने ताल्लुकात अपने रब के साथ बेहतर किए, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैंने मस्जिदों में जाना ज़्यादा शुरू किया, मैंने अपनी नमाज़ों का एहतमाम करना शुरू किया, और ये सब चीज़ें मुझे लगता है इससे भी, क्योंकि बातें तो मैं तब भी पहले भी ऐसी ही करता था जैसी मैं अब करता हूँ। मेरा नहीं मानना कि मैं पहले कुछ था अब कुछ था, मैं तब भी यही था, मैं अब भी यही हूँ। तो जो चीज़ एक्चुअली डिफरेंट हुई है वो ये हुई है कि मैंने अपनी नमाज़ों में बेहतरी की, मैंने अल्लाह पाक से अपने मामलात बेहतर किए, अपना मामला अल्लाह से बेहतर किया, और मैंने मस्जिद को थोड़ा टाइम देना शुरू किया, अल्लाह को टाइम देना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे डिसिप्लिन आया मेरी लाइफ के अंदर। अगर मुझे अब सब चीज़ों को पॉज़ करके नमाज के लिए खड़ा होना आता है ना, तो फिर मुझे बाकी चीज़ों को भी पॉज़ करना आ जाएगा। और जो इधर उधर के रैंडम थॉट्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वाले या परेशानी वाले, तो मुझे उनको ओवर थिंकिंग को रोकना आ गया मुझे। दैट्स सो ब्यूटीफुल दैट यू शेयर। आपको लगता है कि ग्रोइंग अप लड़कों के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं लेकिन हम बात नहीं करते? एंड क्या 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है उन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए अगर आप पेरेंट्स आपको सुन रहे हो तो? मेंटल हेल्थ को लेके मैं बड़ा इंडिफरेंट सा हूँ, ओके। और मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, ये आप देखें जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, आप चाहे आप अच्छे घर में बड़े हों, किसी भी हो, चैलेंजेस आना शुरू होते हैं। सही बात है। अगर आप कुरान पाक में भी देखें ना, तो अल्लाह ताला ने इंसान की ना मेंटल हेल्थ के बारे में बड़ी बात की है। अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में बताया है कि इंसान जो है ना, वो अपने आप को, मफ़हूम ये है कि एक बेवकूफ़ मखलूक है जो अपने आप को उलझनों में उलझाता है। वो उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो या तो बहुत आगे का सोचता है या वो बहुत पीछे का सोचता है। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि हम जब किसी इंसान से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उसको सबसे बड़ा इनाम देते हैं, हम उसको पुरसुकून कर देते हैं। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि वो उसको जो है गाड़ी देंगे या उसको इज़्ज़त वक़ार देंगे, कहा कि हम उसको पुरसुकून करते हैं, हम उसको बेफ़िक्रा कर देते हैं। तो यानी कि इंसान की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि उसके दिमाग से फ़िक्रें ख़त्म हो जाए, यानी कि वो इन चीज़ों से मुबर्रा हो जाए कि यार तुम्हें डिप्रेशन है या एंजाइटी है, फिर उसके लिए छोटी चीज़ भी बहुत अच्छी हो, बड़ी बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक तो ये जो मेंटल हेल्थ वाले मामलात हैं, इसको एक तो हमें यार ईज़ी नहीं लेना चाहिए। इसको जब आपको हो रहा है, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप इसको कुछ लोगों ने इसको एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। बैलेंस एक होना चाहिए। अगर आपको है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको इशू है, देन आप उससे फाइट करें और इससे निकलने की कोशिश करें। और ये कहना कि दूसरे कोई नहीं आता यार, सच्ची बात है। लाइफ में आप ये बोझ कुछ अकेले ही उठाने, अब हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं तो तकलीफ आपको होगी, वो आप ही फील करेंगे, कोई तीसरा बंदा आगे नहीं करेगा आपके लिए। तो फाइट पुट करना शुरू कर दें। सही है, मैंने भी अपने साथ ये किया। जब मुझे होता था मैं उसको चैलेंज करता था, मुझे उससे निकलना है, मुझे उसके अंदर से अपने आप को थ्रू करवाना है। मैं इस ज़िंदगी ऐसे नहीं जी सकता, मैं नहीं जीनी ऐसी लाइफ। मुझे पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए, तो मैं उसके लिए फाइट पुट करूँगा, चाहे कोई मेरा साथ दे ना दे। तो मेरे ख्याल से उससे गिव अप ना करें, उससे निकलें यार, खैर होगा, ये चीज़ें होंगी, लाइफ आसान नहीं है। ट्रू, आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, जज्बा, ये सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वही सब में नहीं हो पाती, तो आसपास के लोग अगर ये डाल दें तो शायद उस वक्त भी कुछ बिल्कुल ऐसी लाइफ आसान नहीं है, तो किसी भी लेवल पे, मरहले पे नहीं होती। जब आप यंग थे तो क्या स्कूल में लोग मजाक उड़ाते थे आपका? नहीं, मैं किसी को मौका नहीं देता था। अच्छा, इट नेवर अफेक्टेड यू? नहीं। अल्लाह का शुक्र, मैं बड़ी थिक स्किन गाय। क्योंकि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं आज भी, आजकल के थोड़ी ज़्यादा। जब आप छोटी एज पे होते हैं तो आप अंदर ही रख रहे होते हैं उस चीज़ को। ऐसी है। जस्ट वांटेड टू आस्क के कोई एक बात जो वो बच्चे जो किसी इस तरीके की सिचुएशन में गुजर रहे हैं जहाँ उनको कोई फेस करनी पड़ी बुलिंग। मैं एक फाइटर नेचर का आदमी हूँ, मुझे लगता है कि आप गिव अप करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप, लेकिन जब कोई आपकी मजाक उड़ा रहा हो आपकी पर्सनालिटी की किसी हिस्से का, तो उस वक्त तो आप थोड़ा, आपको वो होता है ना यार, फील करते हैं आप यार है, बट मुझे लगता है कि आप तो लोग करेंगे, हाँ आप कूटो या आप उसको बोलो। मुझे तो लगता है, देखिए मेरी जबान का हल्का सा एक लिप्स का मसला है, तो मैंने बहुत सुना है, ठीक है, मगर मैंने कभी भी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग अब कमेंट्स में भी लिख देते हैं, बहुत सारी जगह पे लिख देते हैं, बट मुझे एक्चुअली इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बचपन से इस चीज़ से फाइट करता हुआ आ रहा हूँ।
ठीक है, और जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे अब मैंने उनको ऑडियंस में बैठे हुए देखा अपने सामने, माशाल्लाह। तो खैर हो गई। मैं तो इसलिए ये तो करना ही नहीं है। और मैं इस चीज़ को भी मैं मानता हूँ कि हर एक के लिए शायद ये आसान ना हो कि वो कॉल आउट कर सके या वो करे, या वो अगले दिन कोई और फंटर ऐसी चीज़ लेके आए कि आप अगले की उसी की वाट लग जाए जिसने किया है। मैं नहीं भूलता था, जिसने मेरा मजाक उड़ाया है अगर मैं उस दिन उसका कुछ नहीं कर सका, मैं 3 दिन बाद उसका कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। ये मेरा बचपन से था। ठीक है, आज आपका दिन है, परसों मेरा दिन होगा। तो गिव अप नहीं करें, गिव अप कद्दू करने मैसेजेस के गिव अप नहीं करें, आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत बिल्डअप करें एंड फेस इट। हाँ, लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ तो ये एक छोटा सा फेस चल रहा है, आज है, जिंदगी भर थोड़ी रहेगा ये। और मुझे लगता है आपकी एग्जांपल इतनी अच्छी है, और जो लोग इस चीज से गुजरे कि वो लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे या वो लोग जिन्होंने कभी ऐसी वैसी कोई बात बोली, आज वो आपकी ऑडियंस में। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी एग्जांपल है आप सब लोगों के लिए, यू नो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये भी था, बहुत सारे लोग बोलते थे अपने बच्चों को इसके साथ नहीं बैठना, आज वो खुद इन बच्चों को लेके आते हैं तस्वीर खिंचवानी है। तो ये ऐसे भी लोग, मैंने लोगों को बोलते थे लोग ये ऐसे, इसमें कोई शिकवा नहीं है, मेरा कोई शिकवा नहीं है। बच्चों की तो मुझे फिर भी समझ आती है, पेरेंट्स फॉर देम टू बी सो हार्श। अच्छा मेरी उसमें से भी कुछ शिकवा क्यों नहीं है? इससे नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ऐसी ही है, होता है ऐसा। ठीक है, नहीं अच्छा लगता, कुछ लोगों को आप नहीं अच्छे लगते, जरूरी नहीं कि आप हर वक्त लवेबल हो, आप सबको अच्छे लगें या आपका ह्यूमर सबको पसंद आए। हो सकता है यार कि आप फॉर नो रीज़न किसी को जहर लगते हो, ठीक है, खैर हो गई। मैं इस चीज़ को, मुझे मसला नहीं है, मुझे भी कुछ लोग जहर लगते हैं, ठीक है। मेरे पास नहीं है कोई ऐसी कामयाब रीज़न उनको करने के लिए, तो हमें हाँ बट ठीक है, सीन ऑन है। तो अब लोग बोलते थे यार इसके साथ नहीं बैठना, मगर मैंने देखा है जैसे जैसे हालात बदलना शुरू करते हैं, जब आप थोड़ा आपका नाम होना शुरू होता है, आप सक्सेसफुल होना शुरू होते हैं, लोग आपके इर्द गिर्द आना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही है। तो ऐसे मौके पे आपको ये याद रखना है कि ये बंदा मेरे पास किस लिए आ रहा है, आप उसको बड़े ज़र्फ और ग्रेस के साथ हैंडल करें और उन लोगों को अपने करीब करें जो आपके साथ मुश्किल वक्त में आपके साथ थे। सही बात। लेट्स कम टू द मूवी आग लगे बस्ती में। कैसे आई मूवी आपके पास? व्हाई डिड यू डिसाइड टू डू इट? मूवी तो असल में जो बिलाल है मूवी के डायरेक्टर, वो एक्चुअली रील्स देखते थे, फिर जो बिग बैंग के अंदर जो था काफ़ी फॉर सम रीज़न मेरी रील्स ऑडियंस से पहले ना इंडस्ट्री में ज़्यादा पहले चली गई थी। ओके। परे हट लव पे भी आपका एक सीन आया था। परे हट लव पे भी मेरा एक सीन आया, सबसे पहला आपका डेब्यू उधर ही था। हाँ, हालांकि उस वक्त कोई सीन नहीं था, कोई स्टैंड अप नहीं था, मैं जॉब करता था, मैं ऑफिस से आया था परे हट लव के अंदर वो सीन करने के लिए, और उसके अंदर वो एक बाइक स्नैचर का मेरा हिना दिलपजीर के साथ एक सीन था, और वो मूवी के अंदर का वो सीन शायद ओपनिंग सीन था, और वो सीन बहुत चला और बड़ा वायरल भी हुआ, और लोग अभी भी कभी कभार मुझे भेजते हैं कि ये आप ही हैं, हाँ ये मैं ही हूँ। तो इस मूवी का ये सीन था आग लगे बस्ती के अंदर कि मुझे बिलाल जो है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो बड़े ही कमाल आदमी हैं, कंटेंट के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत खुद भी एक अच्छे राइटर हैं, नज़र भी रखते हैं चीज़ों के ऊपर। तो उस बॉय का विजन था जो उसने मुझे बताया कि अली भाई मैंने सोचा था कि रोल छोटा हो या बड़ा हो, मैं ना कैरेक्टर से करवाऊंगा, मूवी में कैरेक्टर्स होने चाहिए। सही है। तो उनको मेरे अंदर कोई कैरेक्टर दिखता होगा, तो उन्होंने फिर मुझे रीच आउट किया। अच्छा, पहले मेरे पास मूवी का स्क्रिप्ट आया था कि यार इसको तो देख लेना, इसको कुछ फ़नी करते हैं इसके अंदर। अच्छा, मैंने मूवी का स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे लगा मूवी यार ऑलरेडी फ़नी इनफ है। ठीक है। मूवी के अंदर जो जहाँ से फ़नी सीन स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे है। अब अननेसेसरीली आप किसी चीज़ को, मुझे लगता है कि बिला वजह में कर दूँ, मज़ा नहीं आएगा। और सच्ची बात है कि यार मैंने कहा मैं फिल्म के अंदर मैं लिख दिया, वो नहीं चला, ये भी तो पूरी बल्ली मेरे पे आ जाएगी ना यार, ये भी तो एक है ना। और मूवी का स्क्रीन देख के मुझे ये एहसास हुआ तो अल्लाह का शुक्र है कि सब अच्छा हो गया, क्योंकि इस मूवी में अगर तो खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो जाता तो भी बहुत भयंकर होता बॉस। मूवी एक ऐसा मंडप है जहाँ पे अच्छा बहुत अच्छा है, मगर बॉस अगर बुरा है सब देख रहे हैं, सब दिख रहा है सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, और लोग नहीं भूलेंगे ट्रू क्या वो 6 लोगों ने मूवी में बड़ा अच्छा काम किया, वो तली बिल्ला क्या कर रहे थे तुम। तो ये भी एक मूवी के साथ थोड़ी थे, तो वहाँ से फिर उनके साथ उठना बैठना हुआ, स्क्रिप्ट देखा, चीज़ें देखी, फिर पता चला ताबिश भाई भी हैं, तो हमने कहा यार इसको करते हैं, मज़ा आएगा। तो एक जब आपने इंडस्ट्री में काम शुरू किया, ये भी मूवी में, वो भी ड्रामा भी नहीं, आपने डायरेक्टली मूवी में, क्या चीज़ सरप्राइज की, क्या चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी? पहली बात मेरे लिए ये चीज़ के एक तो ये जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनका हमारे बारे में जो एक क्लीशे सा ओपिनियन है कि ये लोग सारी रात पार्टी करते हैं, सुबह इनके तो लाइफ स्टाइल पता नहीं क्या ही हो रहा है, और पता नहीं घरों में क्या ही अन्नी मची हुई है। अरे कद्दू मेरा
कोई ऐसा सीन नहीं है। आप डिसअपॉइंट हुए? अरे यार ये मेरे ख्याल से एक मिलिट्री अकेडमी जैसी जिंदगी जीते हैं। हाँ, मतलब कि आपको टाइम पे सोना है ताकि आप Yeah. सुबह टाइम पे उठ सकें। आप अगर टाइम पे सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, सही बात आपकी है। चीजें सही रहेंगी, Yeah. वरना सब कुछ पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। yeah. और आपका खाना ये ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे तो आप कुछ भी खा रहे हैं, आप अमीर हैं तो अब आपके पास पैसे हैं। नहीं भाई, आप नहीं खा सकते सब कुछ। आपको बड़ा कैलकुलेटेड खाना है, फिर आपको जिम जाना है। आपका दिन जैसा मर्जी हो ताकि आपके अंदर एनर्जी रहे। क्योंकि मूवी के सेट में मेरा तो भाई 3 घंटे बाद हो गया था कि बस मैं नहीं कर सकता ये। कि कब खत्म होगा, हम घर कब जाएंगे, ये क्या होगा। मगर और मैंने मायरा खान और फहद भाई को देखा जिस तरह से काम करते हुए, ओ माय गॉड, वो एक डिसिप्लिन है। आप उनसे कितनी दफ़ा भी सीन करवाएं वो करेंगे, वो आपको भी साथ कराएंगे, अकोमोडेट करेंगे, हर चीज़ करेंगे। तो वो जो उनके वर्क एथिक्स थे उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। और सबके उससे जितने भी मैं लोगों से मिला मुझे पता चला कि अगर ये यहाँ पे मौजूद है तो इसके पीछे कोई ना कोई साइंस है, कोई ना कोई एक वो है, एक वर्क डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है कि हमारी इतना कि पूरी रात बैठे हुए, सुबह उठे, फिर 3 बजे फिर कुछ कर लिया, फिर कहीं निकल गए बिरयानी की दुकानों में बैठे। नहीं। वो जो सीन है जिसमें मायरा खान आपके हाथ पे काटती है, हाँ। वो ओरिजिनल वैसे ही लिखा हुआ था? जब आपको पता चला ऐसे करना है, वो इम्प्रॉम्प्टू था? वो टेल अस द डिटेल्स अबाउट इट। नहीं, वो सीन तो एक्चुअली लिखा हुआ था। वो सीन तो लिखा हुआ था और मुझे उस वक्त तक इतना आइडिया नहीं था कि मैं थोड़ा टेंस भी था क्योंकि मैं मायरा खान, फहद मुस्तफ़ा के साथ मेरा दूसरा ही सीन है और मैं उस फैमिली से आया हूँ जिसके में टीवी नहीं है। मेरे अब्बू जो है वो पसंद नहीं करते टीवी, उनको नहीं पसंद। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हुई, मुझे एक्चुअली नहीं पता। मैं मदरसे से पढ़ा हुआ एक लड़का हूँ जिसको अगर फात भी कहेंगे जीतो पाकिस्तान में ज़्यादा क्या होता है मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने नहीं देखा हुआ। मैंने मायरा खान की ड्रामे भी या मूवीज़ भी नहीं देखी हुई क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपको पता था कि वो कितनी ह्यूज है, कितनी बड़ी हाँ, एज अ यू नो पाकिस्तान। हाँ, मैंने मौला जट देखी थी जाके, ठीक है। और फिर मुझे पता था कि यहाँ पे भी पड़ोसी मुल्क में भी हर जगह काम कर चुकी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर यही 4-5 सुपरस्टार्स हैं और इस वक्त आप इनके साथ काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और आपकी प्रोफाइल है 0। ऐसा तो नहीं है। नहीं, एक्टिंग में तो 0 मतलब नहीं किया ना काम, ठीक है। और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हाई हैं। स्टैंड अप करना वो मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे आता है करना। मैं स्टेज पे जाऊँगा, मैं कर लूँगा, मुझे मालूम है मैं कर लूँगा। रील है मैं बना लूँगा कुछ करके, ठीक है। बट मूवी है यार, ये सब लोग हैं, मेरी वजह से इनका काम ना स्लो हो जाए, इनको परेशानी ना होना शुरू हो जाए, ये बोलें किस मुसीबत को बुला लिए, क्या वबाल है। तो ये सब कंसर्न, हाँ कंसर्न तो थे। तो उस वक्त ये था यार। और मुझे ना अरे कम वक्त भाई उस रात तो इतना मुसीबत हुई थी, एक्साइटमेंट के चक्कर में रात को नींद ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि यार सुबह जाना है, अब नींद नहीं है। अब पूरी रात अलर्ट बैठे रहे इस चक्कर के अंदर, कपड़े निकाल लिए, फिर इस्त्री कर लिए, फिर रख लिए, ये हो गया। और उनका कॉल टाइम था सुबह का। 12 बजे के बाद मुझे क्रेजी नींद आना शुरू हो गई मूवी के सेट के ऊपर। और मुझे जब मौका मिले फाती बोले तू कितना सोएगा यार, तू रात को भी सोया, अभी भी सो रहा है। अब मैं बोलूँ उनको मैं कैसे समझाऊं, मैं रात को तो सोया ही नहीं हूँ। आपसे मिलने की एक्साइटमेंट में, आपके साथ काम करने की एक्साइटमेंट में तो हुआ ही नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर एक और सीन हो गया उसी दिन। उस दिन ये सीन हुआ कि लंच ब्रेक हुई, सबका खाना आया। तो मैंने खाने वाले को बोला कि यार मैं जो हूँ ना नमाज पढ़ के आ रहा हूँ तो उसके बाद मैं खाऊंगा। अच्छा, मैं नमाज पढ़ के आया तो वो खाना लेके जा चुका था। अच्छा, जब मैं वापस आया तो मेरा सेटअप शुरू हो चुका है, वो खाना। अच्छा, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। अब वो मायरा खान और फहद भाई जो है अब वो सीन के लिए जा रहे हैं, ये वाला सीन है, सही है। तो मैंने बोला यार वो मुझे खाना खाना है, मतलब क्यों बोल दिया कम। उन्होंने बोला तुमने खाना नहीं खाया? मैं कहा नहीं। बोला अब पूरे सेट के ऊपर ये बात हो गई भाई। इन्होंने अब जावेद शेख हुई, किसने खाना नहीं खाया? आप सब बोले इसने नहीं खाया। और मैं बोला हाँ यार मैं नहीं खाया खाना, अच्छा वो बड़ा मसला नहीं है, खैरी हो गई। लेकिन नहीं फातिमा का नहीं भाई, पहले अली खाना खाएगा उसके बाद हम करेंगे, खाना लाओ। अच्छा, अब खाना आ गया। अच्छा, मुझे कम वक्त भूख ऐसी धोने वालों के बाद खत्म हो जाती है। अब वो मैंने खाया, पेट भर गया। अब सब बैठे खाओ यार, जल्दी से खाओ। अब मैं जबरदस्ती ना खा और अब नहीं दिल चाह रहा खाना खाने का।
और सब लोग बैठे हुए, हाँ हाँ भाई अली खा ले उसके बाद शुरू करेंगे। अच्छा अब मैं खाए जा रहा हूँ, पिलाओ जबरदस्ती, खा 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 खा, यहाँ रखा हुआ है पूरा, पिलाओ, डकारे आ रही, अजीब सा हो रहा। वो एक बड़ा मजे का सीन हुआ। फिर मैंने फात भाई को बोला, फात भाई नहीं खाया जा रहा। कहीं तुझे देख के समझ में आ गया था कि सच्चे नहीं खाया। वो लगी हुई तो उन्होंने कि लगी रहने दो उसको, खाने दो, उन्हें नजर आ गया था। हाँ तो फिर बट तो इस तरह के बहुत मजे के सीन रहे उस दिन। और फिर वो वो सीन हुआ। अच्छा वो सीन भी काफी दफा हुआ गॉड, क्योंकि वो मूवी के अंदर ये सीन होता है कि वो हर चीज को सिंक होना बहुत जरूरी है। आपका मेरा परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, सब चीजें बहुत अच्छे से हुई हो। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मतलब आपके ज़हन में क्या था कि अब मेरा हाथ आएगा, मायरा खान इस पे एक्शन करेंगी, तो मैं मतलब कुछ था या बट यू वर गोइंग इन द फ्लो कि जो होगा देखा जाएगा, या यू वर लाइक अच्छी यार अजीब सा लगेगा? नहीं कुछ नहीं था, पुलाव में आप बिल्कुल डूबे हुए थे। उससे बड़ा एक मसला मेरे सामने ये था कि उसमें गन फाइट भी थी। ओके हाँ। आप उसमें ये था कि जब हाथ पे काटेंगी तो वो गन चलेगी और गन से गोलियां चलनी है। अच्छा अब जो गन से गोलियां चलती हैं वो ऐसे चलती हैं कि पीछे बल्ब होते हैं जो कि फटते हैं। ओके अच्छा, सिंक होना बहुत जरूरी है, टाइमिंग। तो वो एक बड़ा मसला था कि यार कि वो जो बल्ब है उनके साथ ये जो है ना, ये लीस्ट बॉदर्ड, ये इस वक्त मसला नहीं है, ये नहीं है, पता ही नहीं है। हाँ और उसमें ये था कि आप जब यूं करते हैं तो पता है पीछे से एक वो मारते हैं कोई पत्थर जिससे वो जाके जगह पे जाके लगती है, टन की आवाज आती है और फिर उसके बाद एक यानी कि 3 चीजें एक साथ होनी है। आई नो ओके। तो अब वो सबका सिंक होना भाई, और वो जो पूरी एक टीम बैठी हुई है स्टंट वाली और वो जो इतने लोग बैठे हुए हैं तो उनको भी ये है कि यार ये सब सही रहे, ये बल्ब इतने सारे नहीं है भाई। ठीक है तो यार ये टाइम से कर लो, हाँ क्वांटिटी पूरी हो जाए। वहां देखो हमने उस जगह पे वो प्लेट गिरेगी जब आप गन यूं करे वो और शॉट की आवाज आएगी तो आपका हाथ वहां होना चाहिए उस वक्त और एक्सप्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए। तो ये एक ज्यादा बड़े उस वक्त के मसाइल थे। तो हाथ तो काट ले, खा जा भाई मेरा हाथ, खैर मुझे गन सही चले, मैनेज कर लिया फिर अल्हम्दुलिल्लाह, वो स्मूथली हो गया। और सबसे अच्छी बात थी उसमें, मुझे मैं मायरा खान को काफ़ी इसमें अप्रिशिएट करूँगा, क्या कमाल खातून है, क्या कमाल खातून है। उन्होंने उनको पता था कि मेरे लिए थोड़ा, तो उन्होंने मेरा हाथ खुद पकड़ के जबरदस्ती नहीं उन्होंने इस तरफ किया है। अच्छा, जब उस टाइम पे उनको पता क्या इस तरफ करना है, तो अगर मेरे जहन में नहीं आया तो उन्होंने खुद ही उस हाथ को उस तरफ कर दिया ताकि वो हाथ उस तरफ जाए। ठीक है, क्योंकि वो लोग तो उनको तो कैमरा मूवमेंट्स वगैरह का आइडिया उनको पता था कि यार ये इस तरफ ही है। तो इस लिहाज से फहद भाई ने और मायरा खान ने बहुत मेरे साथ जो है ना मुझे लेके चले वो लोग। दैट्स गुड, मजे की बात है। और कोई किस्सा सुनाए सेट पे से, और वो जो आप लोग की फाइट हो रही है, भाग रहे हैं आप लोग, एक तो वो था, उसके बाद जब निकलते हैं आप, है ना, वो जब ऊपर से देखते वो आप ही तो थे ना जो उस बंदे को आगे चच्चा को आगे कर देते हैं। हाँ that was such a funny thing, like okay छोड़ दो, आज ही नहीं होने वाला। अभी वो भी एक बड़ी जबरदस्त अनोखी लोकेशन थी वहाँ। अच्छा मुझे सबसे जो इंटरेस्टिंग लगा वो जो स्टंट टीम आती है, जो मूवी के अंदर एक कुछ लोग होते हैं जो कि एक्शन चलाते हैं। तो जिस तरह आप देखा होगा कि बॉडी डबल्स होते हैं जो जॉन विक के अंदर या इस तरह की मूवीज के अंदर हमेशा एक एक्शन की टीम होती है। तो हमारे यहाँ शाहजी हैं जो कि एक्शन कोऑर्डिनेटर हैं। ओके। तो अच्छा गन्स जो होती है हमारे पास वो तकरीबन असली ही थी। वो तकरीबन असली ही थी क्या? मतलब असली थी, वो चलती नहीं थी। ओके ओके ठीक है। वो मतलब कि चोक गन थी। अच्छा हम जहाँ पे थे ना तो वो एक इलाका था कराची का, तो वहाँ पे जो बच्चे थे ना उनको हमसे अच्छा पता था गन का। मुझे याद है मैं यूँ किया, मैगजीन किया, बच्चा बोला अब मुझसे लग नहीं रहा, मैं कौन था, डेली ये काम करता हूँ। बच्चे ने बोला नहीं लग रहा, रैंडम बैठा हुआ था। मैं कहा यहाँ दोस्त कल क्यों खोला, अब नहीं होगा। भाई यार तू सही है भाई। बच्चे ने पूरी कहानी अलिफ लैला सारी, हमने तो ये देखा हुआ है वो देखा हुआ है ये वो कहानी, में ठीक है बस सही है। तो आप बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से भी मिलते हैं मूवी के अंदर, जो इर्द गिर्द वहाँ के जो लोग होते हैं। तो हम वहाँ जिस बस्ती में थे वो पूरी बस्ती थी काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों की थी। तो उसमें भी बड़ा हमें मज़ा आया, वो रोड्स पे भागना, वो बैल्कनीज के अंदर करना और वो सारा कुछ। मगर मैं कहूँगा मूवी के अंदर ये है कि ये एक एफर्ट वाला काम है बहुत ज़्यादा। हाँ, काम और इस वाली मूवी में एक्शन लाइक कांस्टेंट एक्शन है। यू नो इट्स नॉट दैट मूवी जहाँ पे दो लोग बैठ के ना ड्राइंग रूम में बात करें, दरख्तों पे गाने और दुपट्टा हिल रहा है, वो नहीं है। इसमें तो प्रॉपर कोरियोग्राफ, खैर एक्शन कोरियोग्राफ्ड ही होता है, बट इन द सेंस कि
इट्स कॉन्स्टेंटली हैपनिंग, हाँ आप हाँ बोर नहीं होते, तो वो एक के बाद दूसरा, और हर चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग है। जैसे वो था, फिर वो जो सीन था जिसमें वो गाड़ी के ऊपर जो आपके साथ होते हैं, वो पूरा उसामा सामा जो है वो हाँ, पूरा, हाँ, वो तो आप ये कैसे हो रहा है, मतलब वो पूरा सीन जो वो ट्रेलर में भी है हाँ, कि उल्टे हो जाते हैं गाड़ी के ऊपर, हाँ तो वो एक चीज से निकलते थे तो दूसरी चीज पे ऑडियंस की नजर जाती थी, बिल्कुल तो ऐसी आप है। बोर नहीं हो रहे थे कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो हमेशा ये था कि आपने देखा होगा कि वो जैसी कोई सीन चलता है उसकी कोई हाँ। थोड़ी देर बाद एक फनी सीन है फनी सीन है जो उसको मतलब कि थोड़ा और बढ़ा रहा है, Yeah. एम्पलीफाई कर रहा है आपके इंटरेस्ट को। एंड हाउ वाज दैट सीन जिसमें वो आप लोग, स्पॉइलर अलर्ट, वो जो आंटी को उड़ा देते हैं आप लोग, अरे वो भी एक बार that was so shocking. I was like, I saw it, then I started laughing. मैं हंस रही हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने किसी को मार दिया और मैं हंस रही हूँ। That was like such a, I don't know, dark humor comedy क्या बोलूँ, but बिल्कुल ऐसे it ही was है। so funny. और फिर मैं डर के मारी ना, मैं देख रही हूँ आसपास कि am I the only one? Yes. लोग मुझे सोचेंगे मैं weird हूँ, लेकिन सब हंस रहे थे। मैंने कहा okay, we are supposed to laugh at that. या उन खाला ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उन्होंने बहुत कमाल एक्टिंग की उन्होंने। अच्छा मूवी के अंदर ऐसे सीन्स थे कि जिसके अंदर हम लोगों का मर्डर कर रहे हैं, फिर आगे Yeah, बढ़ रहे हैं, yeah. तो फिर हमने कहा यार इससे फिर थोड़ा सा करेक्टर को और भी ट्वीक करना चाहिए कि असल में ये जो लड़के हैं ये भौंडे हैं, Yeah. ये किसी को एज अ कत्ल करने के लिए नहीं आए, नहीं, हाँ. ये कातिल नहीं है, इनसे भंड हुए चले जा रहा है। यानी कि ये तो इसलिए वो चीज़ फनी बनना शुरू हो गई कि यार मैं आंटी को मारने के लिए नहीं गया था, Yeah. वो बस हो गया. वो Yeah. और उसका भी हुआ, अब क्या होगा, क्योंकि हमें और भी अब आगे चलनी है फिल्म, Yeah. तो वो इस तरह से वो इसलिए फनी हो गया। और मुझे लगता है हर वो चीज़ फनी होती है जो आपका आज का भंड है, वो कल एक फनी बात है। True. आज वो पेनफुल है बट लेकिन कल वो एक चीज़ जो है वो जोक बननी जाती है। Thank you so much for your time. बहुत मजा आया आपको मूवी में Likewise. देख के भी, मुझे आई रियली एंजॉयड योर कैरेक्टर, अरे, एंड so वैसे भी आपको फॉलो कर रहे थे, आपकी अरे चीज़ें देखते रहते शुक्रिया। थे, एंड आई थॉट कि अच्छा टाइम है हम अब गुफ्तगू करते हैं, जर्नी के बारे में पता करते हैं कुछ, और कुछ मूवी की भी बातें आपने बताई हैं, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। अरे थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला, हमने बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी बातें कर ली। यस ये है, कुछ हो जाता है हाँ, यहाँ ये हो पे। जाता है। वो बस हलीम का भी जादू था, चाय भी जो चाय है भी आपने चल रही है। नमाज ब्रेक में खाई, उसके बाद बिल्कुल तो ऐसी है। खा नहीं सके। बट वी होप दैट विल कीप सीइंग यू इन प्रोजेक्ट्स ऑन इंशाल्लाह। स्क्रीन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई और स्क्रिप्ट्स आए हैं या अभी आप थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं या क्या, अभी कुछ नहीं नहीं होगा? नहीं, अभी कुछ एक आध दो आए हुए हैं, देख रहे आए हैं कि हुए उनके हैं, साथ okay. क्या करना है, हाँ। और अभी देखते हैं क्या करना है, अल्लाह करे सब चीज़ें स्मूथली हो जाएं। फिलहाल तो अभी उम्रे पे जा रहे हैं भाई, यस, मुबारक हो आपको बहुत बहुत, Yes. अल्लाह खैर आफियत से लेके जाए, और इंशाल्लाह। और खैर आफियत से वापस लेके आए। आमीन। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा अली, इट आमीन। वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, Thank you टेक so केयर, much. अल्लाह हाफिज़।